Assalamu alaikum everyone. Welcome to the third weekly live. इस हफ्ते मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि हमारी फील्ड फोर्स की एनर्जी काफ़ी हद तक डाउन हो गई है। डाउन एनर्जी होने का मकसद ये कि एक तो 2 रीज़न थे। एक रीज़न तो ये था कि लास्ट वीक में हमने डिसाइड किया था कि हम असाइनमेंट को या जो पहले तो हमने क्लासेस का डिसाइड किया था कि क्लासेस को हम जो शॉर्ट वीडियोज़ होंगी वो हम पहले अपलोड करेंगे एंड देन उसके बाद लॉन्ग वीडियो अपलोड करेंगे। तो मेरे ख़्याल में ये तजुर्बा यहाँ पर फ़ेल हो जाता है बिकॉज़ कि बहुत सारे लोगों ने वीक की जो उनकी रूटीन थी उसकी वजह से वो वीडियो को एक्सेस नहीं कर पाए। तो मेजॉरिटी जो है वो प्रेफ़र करती है वीकेंड्स के ऊपर लॉन्ग वीडियोज़ को। तो ये एक लर्निंग हुई इस पूरे वीक के दौरान और दूसरी लर्निंग ये हुई कि चूँकि मैंने अब फुल वीडियो अपलोड नहीं की हुई थी, तो इस वजह से असाइनमेंट को करने के लिए थोड़ा-सा वक़्त लग रहा था। हाउएवर मैंने इस दफ़ा असाइनमेंट में लिवरेज ये रखा है कि अगर आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है बाय संडे, तो आप मुझे संडे अपलोड करके दे दीजिएगा टिल आफ्टरनून संडे। तो मैं इस दफ़ा जो है वो संडे आफ्टरनून तक आपका असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लूँगा। अब बात आती है जी हमारे जो इस वीक की जो क्लास थी उसके हवाले से तो ये आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे डिज़ाइन क्लास थी क्योंकि ये जो चार्ट्स मैंने इस क्लास में डिस्कस किए थे, इसमें एक तो ये था कि ये आप लोग को वीकली मीटिंग्स के अंदर, मंथली मीटिंग्स के अंदर, आरएम मीटिंग में या क्यूसीएम में या जहाँ पर आपको प्रेज़ेंट करने का मौका मिलता है, वहाँ पर ये चार्ट्स आपको हेल्प आउट करते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं चूँकि एक्सेल की कोशिश कर ये रहा था कि एक्सेल की तमाम जो हमारी चार्ट्स थे, उनकी डिटेल में जा सकूँ, बट अनफॉर्च्यूनेटली मैं डिटेल में नहीं जा सका। हाउएवर मैंने कोशिश की काफ़ी जगह पे डिटेल में जाने की, लाइक मैं फॉर्मेटिंग की डिटेल में जाना चाह रहा था। फॉर्मेटिंग की डिटेल से मतलब ये है कि चार्ट हम लोग क्यों बनाते हैं? चार्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो हमारा देखने वाला है, असाइनमेंट को देखने वाला बंदा है, चाहे वो हमारे ऑडियंस में से है, लाइव ऑडियंस में से है या हम प्रेज़ेंटेशन बनाकर किसी को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि चार्ट हम अपने लिए तो नहीं बना रहे। तो जिसके लिए चार्ट बनाया जा रहा है कि उस बंदे को वो आई कैचिंग भी हो, उसकी अटेंशन भी ग्रैब कर रहा हो और अपना मकसद भी पूरा कर रहा हो। तो नॉट ओनली मैंने इस स्टार्ट में पहली स्लाइड के अंदर, पहली क्लास के अंदर ये बता दिया था कि फंक्शनैलिटी और डिज़ाइन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका वो चार्ट जो कि आप बनाकर किसी पर्टिकुलर डैशबोर्ड में या एक पावर पॉइंट की शीट में या एक्सेल शीट में किसी को भी सेंड कर रहे हो। और दूसरी चीज़ जो उस चार्ट का ख़ासा होना चाहिए फंक्शनैलिटी डिज़ाइन के अलावा, वो चीज़ है उस चार्ट में सिम्प्लिसिटी कितनी है। सिम्प्लिसिटी से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल आप उसमें कलर ही नहीं डालें। सिंपल जो है वो कलर के साथ भी बन सकता है, उसके फ़ॉन्ट के साथ भी एडजस्टमेंट हो सकती है और बाकी चीज़ों के साथ भी हो सकती है। कुछ कॉम्प्लेक्स चार्ट मैंने डिस्कस ही नहीं किए जो मैं लास्ट वीडियो में आपसे बात कर रहा था वीकली में कि मैं इन तरह के चार्ट को डिस्कस करूँगा, लेकिन मैं इसलिए डिस्कस नहीं किया बिकॉज़ के एक तो हमारे पास ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तकरीबन 70 प्लस मिनट्स की वीडियो बन चुकी थी, तो मुझे ये लगा कि यार इसमें अगर मैं कुछ माइनस करता हूँ, तो हमारा मेन कंटेंट रह जाएगा। दूसरी बात ये कि जो अगर मैं एडिशनल चार्ट ऐड करता तो ये वाले सवाल भी आ सकते थे कि कहाँ पर हम कौन-सा चार्ट यूज़ करें बिकॉज़ हर चार्ट का मतलब अगर हमें पता भी होगा तो हमारा जो लिसनर है, हमारा जो व्यूअर है, उसको हर चार्ट का मतलब एग्ज़ैक्ट समझ नहीं आएगा। तो मकसद हमारा क्या है चार्ट बनाने का कि हमारा लिसनर या व्यूअर या जो भी ऑडियंस है, उसको पता ये चल सके कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बेहतर ये है कि हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम उसको वो चार्ट दें जो उसकी समझ में ईज़िली आ जाता है। सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट लुबेलवाब ये है कि हम जो डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि हम जो डिफरेंट टाइप के चार्ट डिस्कस करेंगे, तो वो चार्ट्स मैं आपको इंशाल्लाह इसके अलावा अलग से इस कोर्स के बाद जो है वो उसी चैनल पे अपलोड करके दे दूँगा। आप लोग जाके उसको विज़िट कर सकते हैं ताकि आपको अगर एडिशनल अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। अब आते हैं वीकली लाइव असाइनमेंट की तरफ। वीकली असाइनमेंट हमारा था ये आपको डिफरेंट ब्लू कलर की शीट्स सेंड की गई थी और इन ब्लू कलर की शीट के ऊपर आपके पास हर शीट में सवाल थे। कुछ रेड कलर की शीट थी, ये एक्सपेक्टेड नहीं थी कि आप लोग बनाएँगे, आप लोगों से ये पूछा नहीं गया था, ना बताया गया था, तो इसलिए आप लोगों ने इसको नहीं बनाना था। हाउएवर जिन्होंने बना दिया अच्छा किया और जो नहीं बना पाए उनके लिए परेशानी नहीं है बिकॉज़ ये मुझे डिस्कस करने थे वीकली लाइव के अंदर क्योंकि अगेन मैं बता चुका हूँ कि वीडियो 1 घंटा 24 मिनट की बन चुकी थी और वो काफ़ी लंबी वीडियो थी। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चार्ट और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है बार एंड कॉलम चार्ट। पहली लाइन में आपसे कह रहा है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट बनाएँ, दूसरी लाइन में आपसे कह रहा है बार चार्ट बनाएँ। किसकी बेस के ऊपर? लेट्स सी इसको रीड करते हैं सिटीज़न पॉपुलेशन
यानी सिटीजन पॉपुलेशन लेनी है हमने और स्टेट वाइज लेनी है, ठीक है। रजिस्टर्ड वोटर एंड कंफर्म वोटर तीनों के बेस के ऊपर स्टेट वाइज लेनी है। तो अगर मैं कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ, ये टॉप 10 लेते हैं यहाँ से 11, ठीक है। ये मैंने सिलेक्शन कर ली। आपको मैंने बताया था जब भी चार्ट ऐड करना है आपने पहले सिलेक्शन करनी है जिस एरिया के बारे में आपने चार्ट ऐड करना है। यहाँ पे आप गए इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आप यहाँ से बार चार्ट पे सिलेक्ट करते हैं 2D कॉलम क्लस्टर्ड कॉलम बार चार्ट आपने यहाँ पर ऐड करना है। ये मैंने ऐड किया। अब ऐड करने के बाद इसको मैंने यहाँ से स्ट्रेच कर लिया ताकि मेरा डेटा विजिबल हो जाए। इसको मज़ीद स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर मुझे इसमें बार के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करना है तो मैं राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ। प्लस मैं यहाँ से चार्ट डिज़ाइन टैब में जाऊँगा, ऐड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मेरे पास डेटा लेबल का नाम का एक ऑप्शन है, ठीक है। मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ, मैं अगेन आपको बताता हूँ। ये मैंने चार्ट पे क्लिक किया, ऊपर चार्ट डिज़ाइन के टैब में जाना है और चार्ट डिज़ाइन से मैंने ऐड चार्ट एलिमेंट करना है और यहाँ से मैं डेटा लेबल पे चला गया। लेबल पे जाने के बाद मुझे जिस जगह पे चार्ट ऐड करना है लेबल ऐड करना है मैं उसको बता दूँगा। लाइक मैं कहता हूँ आउटसाइड एंड ऐड कर दो। अब ये आउटसाइड एंड पे ऐड करने के बाद इतना क्लस्टर्ड हो चुका है कि इसमें विज़िबिलिटी समझ नहीं आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे इसको चेंज करना, इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना या इसकी वर्टिकल या हॉरिज़ॉन्टल लिमिट को चेंज करना। मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ और मैं इस पे चेंज करता हूँ फॉर्मेट डेटा लेबल पे जाता हूँ। फॉर्मेट डेटा लेबल पे गया, यहाँ से मैं चला गया टेक्स्ट ऑप्शन पे। टेक्स्ट ऑप्शन पे ये लास्ट मेरे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स का। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट डायरेक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल लिखी हुई है। इसको मैं कर देता हूँ वर्टिकल 270 डिग्री एंगल पे। 270 एंगल पे करूँगा तो ये देखें थोड़ा-सा विज़िबिलिटी क्लियर हो रही है। मैं अगेन नीचे वाले को क्लिक करता हूँ और इसको भी मैं 270 डिग्री पे चेंज करता हूँ और यहाँ पर तीसरे को क्लिक करके मैं इसका 270 डिग्री सेट कर देता हूँ। अब अगर मैं आपको चार्ट की विज़िबिलिटी दिखा सकूँ, तो अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा चार्ट जो है वो काफ़ी हद तक विज़िबल ज़रूर है। हाउएवर अभी भी ये क्लटर्ड है। क्लटर्ड है तो इसका मतलब ये है कि आप इसकी वैल्यूज़ को चाहे तो बाद में मिलियन में कन्वर्ट कर दीजिए, जिस तरह आपको बेहतर लगता है। आप इसमें खेल सकते हैं, इट्स अप टू यू। यहाँ पर मकसद ये था बताने का कि आपके पास नंबर को भी आप अल्टर कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि मेथोडोलॉजी क्या है। अगर आपने नंबर की अलाइनमेंट चेंज करनी है, उसको वर्टिकल करना है या हॉरिज़ॉन्टल करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं डेटा लेबल पे क्लिक करूँगा, राइट, एंड देन उसके बाद मैं जाऊँगा फॉर्मेट डेटा लेबल पे। जैसे ही मैं फॉर्मेट डेटा लेबल पे जाता हूँ, ये हमारे पास विंडो ओपन होती है, इसमें ऊपर लेबल ऑप्शन है और बराबर में टेक्स्ट ऑप्शन है। मैंने टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, इसके बराबर में टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन बना हुआ है, फिर मैं इस बॉक्स पे चला गया। इस बॉक्स पे जाने के बाद यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन का एक ऑप्शन है, जिस पे मैं इसे कहता हूँ रोटेट, अब इसको कहता हूँ 90 डिग्री। तो ये देखें कि इसने ये वाली वैल्यूज़ को जो है वो 90 डिग्री पे कन्वर्ट कर दिया है और उसके तमाम बाकी वैल्यूज़ को 270 डिग्री पे कन्वर्टेड है। मैं सबको एक साथ चाहे चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको वापस रोटेट कर देता हूँ 270 पे। सो इट वाज़ द असाइनमेंट। अच्छा, नीचे हमारे पास है क्रिएट बार चार्ट टू शो सिटीज़न पॉपुलेशन एंड कन्फर्म वोटर्स सेम एज़ 10। तो यहाँ पर हमने बार चार्ट ऐड करना है और बार चार्ट के लिए मैं सबसे पहले एक लेता हूँ टॉप 10 की यहाँ से ब्रिक्स। ये टॉप 10 को सिलेक्ट करते हैं। ये हो गई मेरे पास 11, ये 10 सिटीज़न पॉपुलेशन। मैंने सिर्फ़ एक ऑप्शन लिया। आप चाहे तो उसको दोनों ऑप्शन एक साथ लेकर भी कर सकते हैं। मैं एक ऑप्शन से कर रहा हूँ। मैं इंसर्ट पे गया और इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने बार चार्ट पे क्लिक किया और हॉरिज़ॉन्टल बार का पहला चार्ट उठा लिया और मैं यहाँ नीचे आता हूँ। मैं स्क्रीन को थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ये मेरे पास एक ऑप्शन था। दूसरे नंबर पे आपसे कह रहा है कि सिटीज़न कन्फर्म वोटर के नाम से बनाओ। मैंने क्या किया, यहाँ से अगेन मैंने टॉप की 10 सिटीज़ को लिया, स्टेट्स को, और कन्फर्म वोटर्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके साथ-साथ। सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे गया और यहाँ से मैं करूँगा इसमें इंसर्ट बार चार्ट और वो भी 2D कॉलम बार चार्ट, सॉरी कॉलम नहीं, 2D हॉरिज़ॉन्टल बार चार्ट, और मैंने दोनों बार चार्ट को आमने-सामने रख दिया। यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ और यहाँ पर भी इंसर्ट डेटा लेबल करता हूँ। आप ये देखें कि ऊपर वाले चार्ट में हमने सेम वैल्यूज़ को प्रेज़ेंट ज़रूर किया, वो एक चार्ट के अंदर क्लटर बन रहा है। आपको यहाँ 2 अलग-अलग चार्ट में ये चीज़ें बना के दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग ये देख सकें कि आपका अगर एक चार्ट में डेटा ज़्यादा क्लटर्ड हो रहा है, तो बजाय एक चार्ट के आप 2 अलग-अलग चार्ट में डेटा को डिस्प्ले करें। उससे ये होगा कि आपका डेटा वन टाइम पे एक एंगल पे रीडेबल होगा।
तो आपके यूज़र के लिए भी आसानी होगी उसको समझना और आपके लिए भी आसानी हो जाएगी उसको समझना। So that was all about bar and column chart. Now comes the second one, which is the line charts. तो लाइन चार्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया, इसने कहा इंसर्ट लाइन चार्ट टू शो मीन टेम्परेचर फॉरेनहाइट बाय डे फॉर द इंटायर डेटा सैंपल। उसने कहा मीन जो है उसका यानी एवरेज टेम्परेचर निकालना है सारे डेटा सेट के लिए। मैंने यहाँ से पूरा डेटा सेट लिया, डेट सेलेक्ट कर ली और यहाँ से ये मीन का कॉलम है और मेरा ख्याल है ये मीन का कॉलम है और मैंने ये मीन का कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, मेरे पास से कर्सर मिस हो गया था। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से मैंने ये पूरा कॉलम सिलेक्ट किया एंड देन मैंने यहाँ से डेट सिलेक्ट कर ली। आप चाहे तो डेट पहले सिलेक्ट कर ले, कोई इशू नहीं है इसमें, एक्सेल इसको आइडेंटिफाई कर लेगा। ये 2 कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिए, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। अगर आप देखें तो मैंने सिर्फ कॉलम ए और कॉलम सी सेलेक्ट किया है और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे गया। इंसर्ट पे जाने के बाद मैंने यहाँ से लाइन सेलेक्ट करना है और लाइन कौन सी लेनी है, 2D और सिंपल सी लाइन। और मैंने इसको ओके किया। अब ये मुझे पिछले पूरे 1 साल या 1 महीने जो भी इसका डेटा है, डेटा पीरियड, डेटा टाइम है, 1 साल का डेटा है। तो ये 1 साल के डेटा की बेस के ऊपर मुझे टेम्परेचर को, मीन टेम्परेचर को स्क्रीन पे प्लॉट करके दिखा रहा है। राइट हो गया। सेकंड में इसने कहा क्रिएट अ सेकंड लाइन चार्ट टू शो मीन विंड स्पीड के हवाले से मीन विंड स्पीड। तो मैं एक तरीका और आपको बता देता हूँ, इसको मैंने कॉपी किया इस चार्ट को और यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया। ये चीज़ मैंने वीडियो में कवर नहीं की है। अच्छा, यहाँ पर भी मीन टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पर भी मीन टेम्परेचर आ रहा है। नीचे वाले चार्ट मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद चूँकि मेरे पास ये जो मेरे एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ आ रही हैं और यहाँ चार्ट की वैल्यू आ रही है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से और इसको ड्रैग करके विंड स्पीड पे ले आया। तो मेरा चार्ट भी रेडी है विथ डिफरेंट वैल्यूज़। ऊपर वाले चार्ट में मैं देखूँ तो मीन टेम्परेचर आ रहा है, नीचे वाले चार्ट में चेक करता हूँ तो मीन विंड स्पीड स्पीड आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप डेटा को सिलेक्ट ही करें हर दफ़ा। आप किसी पुराने चार्ट को, किसी दूसरे चार्ट को कॉपी पेस्ट करने के बाद उसकी फ़ील्ड्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ से इस ब्लू कलर के बटन से। मैं अगर मिन टेम्परेचर लेना चाहूँ तो वो भी ले सकता हूँ। अगर मेरी रिक्वायरमेंट होती पार्टिसिपेशन तो मैं वो भी ले सकता। सो इसको हम कंट्रोल ज़ी करके यहीं पे ड्रॉप करते हैं। होप सो दिस थर्ड मेथड ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू द चार्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। एक सवाल मेरे पास आया है, कैन वी एडिट द चार्ट इन अ वे दैट इट सिलेक्ट्स द फर्स्ट 10 वैल्यूज, वी डोंट हैव टू डू इट मैनुअली। ओके, आप कह रहे हैं फहीम साहब कि क्या हम चार्ट को एडिट कर सकते हैं इन अ वे दैट इट सिलेक्ट द फर्स्ट 10 वैल्यूज एंड वी डोंट हैव टू डू इट मैनुअली। यानी फर्स्ट 10 वैल्यूज की बेस के ऊपर चार्ट को सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आई विल सजेस्ट कि आप उसको पिवट चार्ट में कन्वर्ट कर दें और पिवट के ऊपर आप स्लाइसर ऐड करने के बाद उसको टॉप 10 का आप ऑप्शन दे सकते हैं, लाइक वी डिड इन फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? फर्स्ट क्वेश्चन में क्रिएट, अच्छा इसमें हमने सेलेक्ट किया था 10 वैल्यूज़ को और हमने उसको ऐड किया था। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। इसके लिए बेटर ये है कि या तो मैं इस टेबल को कन्वर्ट कर दूँ, उसके अंदर इसके ऊपर टेबल में कन्वर्ट कर दूँगा तो ये मेरे पास एक ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट राइट डाउन एरो से और इसको मैंने इंसर्ट के ऊपर गया और मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया? और मैंने इसको टेबल ऑन कर दिया। अब देखें ये एक टेबल है, नॉट द चार्ट जो कि हम इनिशियली देख चुके हैं। राइट हो गया? अब मैं इसका ये करता हूँ काम कि इसको पहले तो बैकग्राउंड इसका कलर सेट कर लेता हूँ ताकि मुझे विज़िबिलिटी हो जाए। सही, अब मैं यहाँ पे गया फर्स्ट में। फर्स्ट कॉलम के फ़िल्टर को मैंने ऑन किया और यहाँ से मैं इसको यहाँ से टॉप की 10 वैल्यूज़ भी देख सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे जा सकता हूँ न्यूमेरिक कॉलम में और यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन है टॉप 10 का। ठीक है? इस टॉप 10 पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है टॉप 10 आइटम या फिर टॉप 10 परसेंटेज वाले। मैंने कहा टॉप 10 आइटम उठा लो। तो मेरा चार्ट कोई भी हो, उसमें डेटा फ़ील्ड कोई भी हो, वो अकॉर्डिंग टू दैट कन्वर्ट होगी। अभी इसमें मैंने डेटा फ़ील्ड चेंज नहीं की हुई, तो मैं इसको एक दफ़ा करके आपको दिखा देता हूँ। वैसे इसके लिए आइडियल ये है कि आप पिवट चार्ट ऐड करें, ठीक है? मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ इस चार्ट को और मैं कहता हूँ जी ऐसा करो, इंसर्ट करो कॉलम चार्ट और कॉलम चार्ट किसकी बेस पे होगा? ये पूरे सेट की बेस पे। इसने पूरा टेबल बाय डिफ़ॉल्ट उठा लिया, ठीक हो गया? मैंने इसका पूरा टेबल उठाया एंड देन आई वेंट टू द ड्रॉप डाउन नंबर फॉर्मेट और टॉप 10 पे क्लिक करके मैंने ओके किया। सी चार्ट अकॉर्डिंग टू माय
नंबर टॉप 10 के हिसाब से एडजस्ट हो गया। इसके अंदर आपके पास चार्ट में ऑप्शन नहीं होते, बट यू कैन ऑल्टर द टेबल, और टेबल की बेस पे आपका चार्ट ऑल्टर होता रहता है। लेकिन मैं फिर भी इस चार्ट को रिकमेंड नहीं करता। आई विल आस्क यू टू डू इट इन अ पिवट चार्ट ऑप्शन, जो कि मैं पिछली क्लास में कवर कर चुका हूँ। आते हैं वापस लाइन चार्ट में। लाइन चार्ट हमारा हो गया था। अब आते हैं जी एरिया चार्ट के अंदर। एरिया चार्ट में कह रहा है इंसर्ट अ स्टैक्ड एरिया चार्ट टू शो। सवाल आया फहीम अनवर साहब का, स्क्रीन नॉट बीइंग शोन। फहीम साहब थोड़ा सा सब्र कर लें। मेरा ख्याल है कि स्क्रीन आपके पास शायद नेटवर्क स्लो हो गया होगा उस वक्त जब स्क्रीन के ऊपर आपके पास शो नहीं हो रही थी। तो आपको मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दूंगा जो मेरे अपने सिस्टम पे है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। स्क्रीन इज ओके। थैंक यू आफिद महबूब साहब। अच्छा जी, हम चलते हैं स्टैक्ड एरिया चार्ट में। फ़हीम साहब आप डिसकंटिन्यू करके दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं इसी सेशन को ना, तो आपको वैसे ये स्क्रीन रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा, तो इसके लिए परेशानी की बात नहीं है। राइट हो गया? अच्छा जी, हम बात करते हैं कि जी इसने कहा इंसर्ट स्टैक एरिया चार्ट टू शो ग्रॉस रेवेन्यू ट्रेंडिंग बाय ईयर बाय रेटिंग। ठीक है? मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे गया इंसर्ट, इसने कहा स्टैक्ड एरिया चार्ट। तो एरिया चार्ट कहाँ मिलेगा हमें? यहाँ पर, यानी लाइन चार्ट वाले ऑप्शन में मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास आ रहा है एरिया चार्ट। लेकिन ये एरिया चार्ट है, हमें स्टैक्ड एरिया चार्ट चाहिए। तो स्टैक्ड एरिया चार्ट मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। ये स्टैक्ड एरिया चार्ट मैंने क्यों यहाँ पे ऐड करवाया है, इसका भी एक मकसद है। देखिए, ये आपको बता रहा है कि जो जी की वैल्यूज़ हैं वो इस जगह पे ब्लू में बिल्कुल लो लेवल के ऊपर हैं। उसके पीछे जो बार आ रहा है, ये जो ऑरेंज में आ रहा है, ये है पीजी का। पीजी के बाद पीजी 13 आ जाता है और 13 के ऊपर आपको आर अलग से नज़र आ रहा है। अगर इसको मैं नॉर्मल एरिया चार्ट में लाता तो ये तमाम वैल्यूज़ एक दूसरे के ऊपर नीचे ओवरलैप हो जाती है, और जो फ्रंट पे होती है सिर्फ वो विजिबल होती है, बैक वाली विजिबल ना होती। तो यहाँ मकसद ये है कि इस ब्लू के ऊपर ऐड ऑन करके ये ऑरेंज वैल्यूज़ आ रही हैं, देन उसके ऊपर ग्रे वैल्यूज़ आ रही है ऐड ऑन करके, और इसी तरह से येलो वैल्यूज़ ऐड ऑन करके आ रही हैं। इमरान अहमद नो स्क्रीन, फरहान डिस्कनेक्ट एंड देन जॉइन। थैंक यू फ़हीम साहब। एक्चुअली ये जो आपके पास स्क्रीन अगर शो नहीं हो रही, तो बराए मेहरबानी अपना सिस्टम को डिस्कनेक्ट करके दोबारा से कनेक्ट कर लें। आप लोग को स्क्रीन विज़िबल हो जाएगी, और अगर फिर भी परेशानी होती है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर में जैसे ही आपका नेटवर्क ऑन होगा, तो आपको ये स्क्रीन बिल्कुल विज़िबल हो जाएगी। मैं यहाँ पर इसको रिकॉर्डिंग पे रखा हुआ है, तो अगर आपको स्क्रीन विज़िबल नहीं भी होती है, अभी प्रॉब्लम होती है, तो आप बाद में इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक? चलें जी, पाई एंड डोनट चार्ट। Create a pie chart to show number of posts and post engaged by times of day. नंबर ऑफ पोस्ट एंड पोस्ट एंगेज बाय टाइम ऑफ डेट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। ठीक है? तो आपको 2 पाई चार्ट ऐड करने हैं, मैंने इस पे बराबर में लिख भी दिया है। तो पहले मैं डेटा ये सिलेक्ट करता हूँ एंड आई वेंट टू द इंसर्ट टैब, और यहाँ मेरे पास पाई चार्ट मौजूद है। अगेन यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, ये सवाल मुझे याद आ गया मैंने यहाँ पे ऐड क्यों किया था। देखिए, हम में से मेजॉरिटी को ना ये आदत है, ये तो मैं इसको क्लियर कट कहता हूँ कि हम में से, मुझे भी पहले शुरू में जब मुझे ये चीज़ें नई आइडिया थी, तो मेजॉरिटी को ये आदत है कि ये 3D चार्ट बड़ा यूज़ करते हैं हम लोग। 3D चार्ट ऑप्शन मौजूद है एक्सेल में, बट ये प्रोफेशनल नहीं लगता। ये प्रोफेशनली दिखता भी ठीक नहीं है। इसमें आप डेटा भी सही तरह से प्लॉट नहीं कर सकते, और फिर दूसरी बात, इसमें जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स डेटा पे काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर औकात ये आपको डिट्रैक्ट भी कर जाता है। सो आई विल अगेन रिकमेंड कि यहाँ पे 3D चार्ट को डिस्करेज करें। ठीक है? मैं यहाँ पे पाई चार्ट ऐड करता हूँ 2D, और ये मेरे पास पाई ऐड हो गया एक, और इसको मैंने यहाँ से स्मॉलर करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। दूसरा मैंने डेटा सेलेक्ट किया ए और सी को, अगेन सेलेक्ट करता हूँ ए एंड देन उसके बाद सी, और यहाँ मैं इंसर्ट करूँगा पाई चार्ट अनदर वन, और इसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया इस जगह पर। अब अगर मुझे इस चार्ट के अंदर अपने नंबर्स और वैल्यूज़ को शो करवाना है, तो मैं 2 तरीके, मैंने एक वीडियो में समझा दिया, और दूसरा यहाँ पर आप इस तरह से भी जा सकते हैं। देखिए, मॉर्निंग 5%, आफ्टरनून 21%, या आप इस तरह से भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्विक लेआउट्स हैं, जिसको आप यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो लेआउट है, ये आइडियली यूज़ होता है फॉर स्मॉलर साइज़ ऑफ डेटा, और ये अक्सर औक़ात बेहतर भी रहता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करें कि येलो जो है वो बड़ा बार है और ब्लू सबसे छोटा बार है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में है, क्योंकि इसकी सॉर्टिंग जो है वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी मॉर्निंग, आफ्टरनून, लेट नाइट, इवनिंग के हिसाब से।
तो इसकी विजिबिलिटी को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर एक जो और चीज़ रिकमेंड करता हूँ, जो अक्सर आपकी मर्ज़ी है, आप इसको लेना चाहिए, मेरी अपनी प्रैक्टिस है। मैं क्या करता हूँ, डेटा में जाकर सॉर्ट पे इसको वैल्यू पे सॉर्ट कर देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। उसका फ़ायदा मुझे क्या होता है, आप ज़रा स्क्रीन पे अपने चार्ट को देखिएगा कि आपका जो इस वक़्त बिगर स्लाइस है चार्ट का, वो लेफ्ट साइड पे है। आप इसको प्रॉपर राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट पे एंड कर सकते हैं, इस तरह क्लॉकवाइज़। यानी ऊपर इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और इसी पॉइंट पे जाकर इस तरह से राउंड करके ये एंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी चार्ट की विज़िबिलिटी बेहतर हो जाती है। तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है, इफ यू वांट टू यूज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इट्स ओके। अगर आप इसकी सॉर्टिंग नहीं भी लगाते तो भी ओके, चार्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है? ओके, मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ और आप इसने मुझसे कहा कि नीचे की वैल्यूज़ के लिए आप इसमें पाई चार्ट ऐड करें, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम सेलेक्ट किए, इंसर्ट किया और यहाँ से मैंने एक पाई ऐड कर दिया, सॉरी डोनट ऐड कर दिया, पाई की जगह या मैं डोनट ऐड कर दिया। इस डोनट को मैं थोड़ा-सा छोटा कर देता हूँ। अब इस डोनट का अगर मुझे ये बाहर का सर्कल बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में गया और यहाँ डोनट होल साइज़ का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। मैं इस होल साइज़ को कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको कंप्लीटली वाइंड अप भी कर सकता हूँ। व्हाट वाज़ द डिफरेंस बिटवीन पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट? ये आप लोगों से सवाल है, चैट करके चैटिंग में बताइए क्या आंसर है? पाई चार्ट और डोनट चार्ट में क्या डिफरेंस है? हम क्यों यूज़ करें डोनट चार्ट ओवर द पाई? मैंने आपको वीडियो में बताया था, ये आप लोगों से लाइव क्वेश्चन है। जी। आपके पास 30 सेकंड है आंसर देने के लिए। स्टार्ट होता है आपका टाइम अभी। रिपीट कर देता हूँ, पाई चार्ट और डोनट चार्ट को, मतलब डोनट चार्ट को पाई चार्ट पे क्यों यूज़ किया जाता है? क्या वजह है जिस पे डोनट चार्ट हम यूज़ करते हैं? आपका टाइम 10 सेकंड, 12, 13, 14, 15, कोई आंसर नहीं। क्या हो गया लड़कों? यू कैन ऐड टू डेटा, गुड। डोनट चार्ट, हम अपना डेटा ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं यार, पाई चार्ट में भी एक्सप्लेन होता है नैयर साहब। वी कैन कंपेयर सेम टू डेटा एट सेम टाइम। जो लोग सही आंसर दे रहे हैं उनका मैं आंसर अभी नहीं दे रहा। रिकवर्ड, थैंक यू। फरहान डिस्कनेक्ट एंड देन जॉइन, ठीक है। ओके, नीचे आए टू और मोर डेटा, हाफिज महबूब, थैंक यू। अच्छा जी, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब वीडियो जो है ना बहुत कम लोगों ने गौर से सुनी है। मैंने बताया था डोनट चार्ट और पाई चार्ट क्यों यूज करते हैं। हम डोनट चार्ट को पाई चार्ट पे क्यों यूज करते हैं? अभी भी कोई आंसर देना चाहे? इन ऑल रिंग डिफरेंट डेटा। थैंक यू महबूब साहब, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। फ़हीम साहब बिल्कुल सही जा रहे हैं। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मोर देन, इसको बोलते हैं मोर देन वन डेटा। सही है फजल महमूद साहब। इसका मतलब कुछ लोग वीडियो देख रहे हैं, तो ये एक मोटिवेशन है, चाहे कुछ लोग ही सही वीडियो देख जरूर रहे हैं। और कुछ लोग मेरी तरह ना, मैं जैसे अभी मेरी क्लास होती है और मैं यहाँ से निकल के जाता हूँ तो मोस्टली मेरी क्लास स्टार्ट हो रही होती है 7 बजे या 6:30 बजे। तो वो तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें से आधी क्लास मेरी जो है वो चूँकि होती है वो ज़ूम पे है, तो मैं गाड़ी में लगा के ऑन करके छोड़ देता हूँ और मैं अपना स्क्रीन पे नज़र रखे हुए होता हूँ, स्लो गाड़ी चलाता हूँ। इससे मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि चलो कुछ तो मैं लर्न कर लूँगा। और उसमें से अक्सर ये होता है कि जब मेरा लाइव सेशन होता है और उस तरह से कोई सवाल आता है तो मैं इस तरह की कोई भी आंसर देता ज़रूर हूँ आंसर। वो सही हो या गलत हो बाद में देखते हैं। ज़ाहिर हुसैन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरान अहमद वाचिंग, गुड। याद नहीं होगा, आई एम श्योर। देखिए वाचिंग सब कर रहे हैं हम लोग। मैंने आज जो है ना, मेरे पास 2 इंटर्न थे। मिस अनुज के पास आए हुए थे और मैंने उनको उनको कल ये प्रॉब्लम आ रहा था उनको एक्सेल यूज़ करने का। तो मैंने उनको कल एक असाइनमेंट दिया, मैंने कहा देखो बच्चा, ये असाइनमेंट करके आओ तो फिर मैं देखूँगी करते हैं कि नहीं। तो उन्होंने असाइनमेंट करके लाया लेकिन उनको समझ नहीं आई। जब मैं उनको यहाँ बैठ के बताया कि असाइनमेंट देने का मकसद क्या था और क्लास लेने का मकसद क्या था, तो फिर उन बच्चों को समझ आई कि हाँ, असाइनमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो असाइनमेंट करना चाहिए, उससे प्रैक्टिस होती है, लेकिन उसकी लॉजिक जो है वो ज़हन में सोचें ज़रूर। मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा और अगर कोई चीज़ मुझे ना पता हो तो मेरे वाला तरीका इस्तेमाल करें, गूगल से पूछ लें, जो सब कुछ बताता है, सब कुछ जानता है। मतलब एट लीस्ट टू टेक्नोलॉजी एंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। महबूब साहब, आप लोगों ने सबने सही आंसर दिया और मैं जो है अब आपको बताता हूँ कि क्यों यूज़ करते हैं। ये पाई चार्ट है, ज़रा देखें स्क्रीन के ऊपर।
सब लोग। ये पाई चार्ट है, मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसने मुझे बताया एक फील्ड का डेटा इसने लिया हुआ है। मैं इसमें अगर एक फील्ड ऐड करता हूँ इस तरह से, ये देखिए ये ऐड ही नहीं हो रही, ये ऐड ही नहीं हो रही। मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, मूव नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए ये चार्ट चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। ये 2 फील्ड को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं डोनट पे रखता हूँ और मैं डोनट पे रहते हुए यहाँ पे इस कर्सर को यहाँ पे ऐसे कर्सर रखा और इसको मैंने जैसे ही ड्रैग करूँगा, नहीं ये ड्रैग नहीं हो रहा। बट अगेन इसके अंदर एक ऑप्शन ज़रूर है। इसके अंदर ऑप्शन ये है कि मैं इस सारे डेटा को सेलेक्ट करके, चलिए दूसरे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इसको दोबारा देखते हैं। मैंने ये नीचे वाला डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाके मैंने पाई को ऐड किया। कौन-सा पाई ऐड किया इसने? इसने पहले ये पहला पाई उठा लिया, दूसरा नहीं उठा रहा, दूसरा डेटा को नहीं उठा रहा। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने कहा यार ऐसा करो इसका चार्ट टाइप चेंज करो ज़रा, मुझे पता चले ये दोनों वैल्यूज़ का अगर डिस्प्ले चाहिए तो कैसे होगा? मैंने चेंज चार्ट टाइप पे गया और इसको मैंने पाई की जगह पे डोनट सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ देखिए आप, जो हमारा प्रीवियस डोनट था वो सिंगल डोनट पे बेस्ड था और यहाँ पे ये 2 डोनट दिखा रहा है। इसको मैं जैसे ही ओके करता हूँ, आप ये देखें कि इस डोनट में और इस डोनट में क्या डिफरेंस है। ये आपको छोटा डोनट पोस्ट की बेस पे बता रहा है और बड़ा डोनट जो है वो आपकी एंगेजमेंट की बेस पे बता रहा है। यहाँ मज़ीद डोनट ऐड कर सकते हैं। यानी एक डोनट में आप मल्टीपल डोनट्स, मल्टीपल फ़ील्ड्स को ऐड करके डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जब आपके पास एक से ज़्यादा फ़ील्ड्स होती हैं, तो फिर आप डोनट चार्ट यूज़ करते हैं। ठीक हो गया? 1 मिनट रुकिएगा, जसीम साहब एक छोटा-सा असाइनमेंट लेकर आए, मैं आपके पास वापस आता हूँ। हाँ जी, सॉरी जसीम साहब को एक अर्जेंट असाइनमेंट था तो इसलिए उनके साथ बात करना ज़रूरी हो गया था। हम बात कर रहे थे डोनट और पाई चार्ट की, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को डोनट और पाई चार्ट का डिफरेंस जो है वो आइडिया हो गया होगा। तो जब आपके पास परसेंटेज में डेटा डिस्प्ले करना हो और आपको पाई चार्ट जैसी एलिमेंट चाहिए हो जो कि परसेंटेज कैलकुलेट कर सके, तो आप उसमें डोनट चार्ट यूज़ करेंगे, अगर आपके पास 2 फ़ील्ड हो। अगर आपके पास 2 फ़ील्ड से कम का डेटा है, तो फिर आप यहाँ पे पाई को प्रेफ़र करेंगे बिकॉज़ पाई लुक्स फाइन इफ देयर इज़ अ वन टाइप ऑफ अ डेटा जिसको आपने परसेंटेज में डिस्प्ले करना है। अब आते हैं जी कॉम्बो चार्ट्स व्हिच इज़ वन ऑफ द फेवरेट चार्ट फॉर मी, क्योंकि मुझे आप लोग को जब सेल्स भेजता हूँ, आप डैशबोर्ड जो आपको कल सेंड किया है, उस डैशबोर्ड में आप देखें तो बंच ऑफ कॉम्बो चार्ट अवेलेबल है। कॉम्बो चार्ट क्या होता है? आपका चार्ट प्लस लाइन चार्ट, बार चार्ट प्लस लाइन चार्ट, आप डिफरेंट चार्ट्स को कंबाइन करके एक चार्ट बनाते हैं। सो यहाँ आपसे पूछ रहा है ये, इसको मैं क्लोज़ कर दूँ। ये आपसे कह रहा है क्रिएट अ कॉम्बो चार्ट शोज़ विन्स एंड कॉलम्स and as a column and win percentage as a line and adjust formatting to match example below। एग्जाम्पल मैंने देना ही भूल गया था, तो मेरा ख्याल है एग्जाम्पल इसलिए नहीं दी थी कि शायद आप लोग खुद से जनरेट करें। हम ये दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और ये 1995 से लेकर 2015 तक का किसी भी पर्टिकुलर क्रिकेट टीम का कह लें, किसी भी टीम का कह लें, उसके विन रिकॉर्ड्स हैं और विन की परसेंटेज रिकॉर्ड है। मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट में और मैं इनिशियली कहता हूँ कि भाई ऐसा करो कॉलम चार्ट ऐड कर लो। इनिशियली मैंने कॉलम चार्ट ऐड किया और अब मैं अगर देखता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ये जो डेटा है इसमें 2 तरह के आइटम हैं। एक तो वो आइटम है जो कि हज़ारों में तो नहीं कह सकते, बट ये 2000 की वैल्यू क्यों दिखा रहा है? ओके, इसने रिवर्स ऑर्डर में ले लिया है। इसने वैल्यूज़ को यहाँ ले लिया, इसने वहाँ पर ले लिया। सिलेक्ट डेटा करता हूँ नॉर्मली और मैं यहाँ से ईयर को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसने ईयर को एज़ अ पॉज़िटिव वैल्यू ले लिया। ईयर को डिलीट कर दिया तो अब ये देखें, यहाँ पर मेरे पास ये सारे विन्स के रिकॉर्ड है जो कि 1 से लेकर 100 तक की वैल्यूज़ में है। और अगर मैं कहीं क्लिक कर सकूँ, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ये क्लिक हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं हो रहा। मैं यहाँ से जाता हूँ फॉर्मेट पे और फॉर्मेट टैब में जाने के बाद ये मेरे पास ये सिलेक्शन पैन है। इस सिलेक्शन पैन में जाने के बाद मैं इससे कहता हूँ कि यार ऐसा करो कि जो विन परसेंटेज है वो डेटा सेलेक्ट कर लो। देखिएगा मैं जैसे ही विन परसेंटेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इस जगह पे जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ कुछ वैल्यूज़ है जो कि हिडन है।
मैं विन परसेंटेज पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसने ये वैल्यू सेलेक्ट की है, ये सिलेक्शन का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको? इस पे मैं राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल करता हूँ। आप ये देखिए ये सारी परसेंटेजेज़ हैं, ये नीचे बिल्कुल ज़मीन से लगी। परसेंटेज 1 से लेकर 0 से लेकर 1 तक होती है और आपका जो नंबर्स हैं वो 1 से लेकर 100 तक हैं। आप नंबर प्लॉट करेंगे तो परसेंटेज गायब हो जाएगी, परसेंटेज प्लॉट करेंगे तो नंबर गायब हो जाएँगे। तो इसके लिए क्या हल है? इसको मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ से चेंज चार्ट टाइप पे गया और चेंज चार्ट टाइप पे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे मेरे पास बिल्कुल डाउन द लाइन कॉम्बो चार्ट अवेलेबल है। कॉम्बो चार्ट पे क्लिक किया, आप ये देखें स्क्रीन पे आपको कॉम्बो दिख रहा है, लेकिन यहाँ विन्स और विन परसेंटेज लाइन चार्ट का कह रहा है और क्लस्टर्ड कॉलम कह रहा है ये विन चार्ट। मैंने कहा यार ऐसा करो, ये विन परसेंट लाइन चार्ट जो है ना इसको सेकेंडरी एक्सेस में जैसे ही मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा जहाँ मेरा कर्सर है, जैसे मैं चेक लगाऊंगा तो ये आप ये ऊपर स्क्रीन को देखिएगा इस चार्ट के ऊपर कि वो क्या डिस्प्ले करता है। से इसने मेरा जो परसेंटेज का डेटा था उसको लाइन चार्ट में ऊपर करके प्लॉट कर दिया और इसके लेफ्ट साइड पे सेकेंडरी एक्सेस दे दिया। राइट साइड पे आपकी प्राइमरी एक्सिस के ऊपर आपका ये ऑरेंज कलर का डेटा प्लॉटेड है। मैं इसको ओके करता हूँ और आपका चार्ट इज़ रेडी। ये आपकी सिंपल सी रिक्वायरमेंट थी। क्रिएट अ सेकंड कॉम्बो चार्ट शोइंग रन स्कोर एज़ एन एरिया और बाकी का मेरा ख़्याल है आप लोग कर लेंगे कॉम्बो चार्ट के अंदर। स्टैक कॉलम भी आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारी रेड कलर की शीट्स कॉम्बो चार्ट पे बेस करेंगे और कुछ कॉम्बो चार्ट पे बेस करेंगे, तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। आते हैं जी मिनिमलिस्ट चार्ट जिसको मैं कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर मैं किसी सेल के अंदर यूज़ करूँ, हाउएवर मैं किसी प्रोजेक्ट में अभी इसको प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेट नहीं कर सका इन चार्ट्स को ना, लेकिन ये स्पार्कलाइन बड़े मज़े के चार्ट होते हैं। मतलब आप ये देखें कि आपके एक सेल के अंदर पूरे का पूरा चार्ट प्लॉट कर देता है, या तो कॉलम चार्ट होता है या आपका लाइन चार्ट होता है। इसने कहा जी ऐड स्पार्कलाइन चार्ट जो कि इन वैल्यूज़ को प्रेज़ेंट कर सके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया और मैं इंसर्ट पे गया और इससे मैंने कहा कि ये देखिए ऊपर चार्ट है, चार्ट्स की लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे कॉलम स्पार्क लाइन्स है। तो स्पार्क लाइन कौन-सी ऐड करनी है, इट्स अप टू यू। मैं कॉलम भी ले सकता हूँ, लाइन भी ले सकता हूँ। मैं इस टाइम पे कॉलम ले रहा हूँ। जैसे मैं कॉलम पे क्लिक करूँगा, इसने कहा लोकेशन रेंज। मैंने इस पे क्लिक किया और इसको कहा कि इस सेल में मुझे कॉलम चार्ट बना के दो, शायद एरर आ जाए। खैर मैं इसको फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऊपर वाले में डेटा रेंज में और डेटा रेंज इसको मैं देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक हो गया। B2 से E2 तक की रेंज मैंने दी। F2 में मैंने कॉलम प्लॉट करने का कहा और ओके कर दिया। आप ये देखें कि इसने F2 में कॉलम प्लॉट कर दिया, लेकिन उसके पीछे चूँकि वैल्यूज़ थी, नंबर लिखे हुए थे, तो इन नंबर को मैं अगर डिलीट करता हूँ, तो आप ये देखेंगे ये कॉलम प्लॉट हो गया। इसको मैंने यहाँ से ड्रैग करके नीचे तक कर दिया और ये तमाम सेल्स के ऊपर मेरे कॉलम चार्ट बन चुके हैं, स्पार्कलाइन चार्ट सॉरी, स्पार्कलाइन कॉलम में। इन स्पार्कलाइन कॉलम की बेस के ऊपर मैं इसकी सॉर्टिंग भी कर सकता हूँ। यहाँ से ऊपर स्पार्कलाइन आ रहा है और यहाँ से मैं इसकी लेता हूँ सॉर्टिंग ये वाली। ये आपने बिल्कुल इसकी हेडर की तरह से इसको सॉर्ट कर दिया। इसको जितना स्मॉल करेंगे ये फिर भी उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा। उसका जितना बिगर करेंगे ये अपने सेल के साइज़ के हिसाब से आपके पास एडजस्ट होता चला जाएगा। तो ये स्पार्कलाइन चार्ट है और मैं कहता हूँ कि आपका काम आसान करने के लिए आप इसको अपनी जो शीट्स होती हैं मंथली सेल्स की, जिसमें ट्रेंड का डेटा हो, याद रखिएगा ट्रेंड का डेटा। ट्रेंड डेटा के लिए आप स्पार्कलाइन यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग के हवाले से या किसी शीट को पर्टिकुलरली रीड करने के हवाले से आसानी पैदा कर देगा। क्योंकि हम जब नंबर्स के ऊपर नज़र डालते हैं 57, 363, 400 और 169, तो हमें थोड़ा-सा कंसंट्रेट करना पड़ता है। ये तो क्योंकि 4 नंबर है, अगर 12 महीने का डेटा होता और प्लॉट करना होता, तो आप ये देखें कि 12 महीने के डेटा पे मुझे कितना कंसंट्रेट करके रीड करना पड़ता और फिर मैं देखता कि सबसे छोटा सबसे कम सेल किस मंथ में थी और सबसे ज़्यादा सेल किस मंथ में थी। या तो मैं फंक्शन यूज़ करता तो बजाय इसके अगर स्पार्कलाइन ऐड करेंगे तो आपको एक हाइलाइट करके दे देगा ट्रेंड का डेटा। जिससे आपको आइडिया हो जाएगा बिगर वैल्यू कहाँ पर लाया करती है और स्मॉलर वैल्यू कहाँ लाया करती है। इसी तरह से ग्रोथ का ट्रेंड हो तो आप यहाँ से विन लूज़ पावर स्पार्कलाइन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास जो डेटा होता है ग्रोथ का जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ग्रोथ होती है, ताकि आपको ये पता चल सके कौन-कौन से महीने में आपकी ग्रोथ नेगेटिव गई थी और कौन से महीने में पॉजिटिव गई थी। ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं डंबल चार्ट। ये डंबल चार्ट मैंने दिया ज़रूर था और मैंने इसको सिखाया नहीं था मेरा ख़्याल है वीडियो के अंदर ना। क्यों? वजह ये थी कि मैंने इसको अपने कंटेंट में रखा हुआ था। बट अगेन वही बात थी कि डेटा मेरे पास इतना ज़्यादा हो गया था, नंबर इतना ज़्यादा हो गया था, आवर इतने गुज़र गए थे, मिनट इतने गुज़र गए थे कि मुझे इसको वीकली लाइव के लिए रिज़र्व करना पड़ा। देखिए, इसमें क्या होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। आप बस ये देखिए मैं बना किस तरह हूँ।
मैंने पूरा चार्ट ऐड किया जिसमें 2019 की सेल और 2020 की सेल है फॉर प्रोडक्ट ए से लेकर एफ तक। मैं इसको प्लॉट करता हूँ यहाँ से इंसर्ट करके और मैं लाइन चार्ट लेता हूँ। लाइन चार्ट में कौन सा वाला, ये भी आप ले सकते हैं, फर्स्ट वन भी ले सकते हैं, अप टू यू। मैं यहाँ पर इसलिए ये ले रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करवा सकूँ, समझा सकूँ। ये 2 डिफरेंट सीरीज़ हैं। जो ऑरेंज सीरीज़ है वो 2020 की सेल है, जो ब्लू सीरीज़ है वो 2019 की सेल है। मैं ब्लू सीरीज़ पे सबसे पहले क्लिक करता हूँ, मैं राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे गया। फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करूँगा। कलर कैसे चेंज करूँगा? मैंने इसको कहा कि लाइनें रिमूव कर दो, नो लाइन्स। नो लाइन ऐड कर दिया। कलर मैंने कहा मार्कर पे जाओ, मार्कर ऑप्शन पे सिलेक्ट करो, बिल्ट इन मार्कर उठाओ, इसका साइज़ करो 10। 10 या आप कह सकते हैं, चलिए 10 कर देते हैं। 10 मैंने साइज़ रखा और मैं यहाँ पे आया कि मुझे इस जो मार्कर है इसमें फ़िल करवाना है ग्रीन कलर को। मैंने यहाँ से ग्रीन कलर नीचे से ले लिया। ये कौन-सा है मेरा 2019, 2019 है ना? तो मैंने इसको सॉरी, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ताकि मैं आपको वो चीज़ समझा सकूँ जो मैं करने लगा हूँ। इसको मैंने रेड किया और इसकी आउटलाइन को मैंने रिमूव कर दिया, लाइक नो लाइन। अब मैं आया वापस दूसरी लाइन पे। दूसरी लाइन पे क्लिक किया, मैं इसको राइट क्लिक करके वापस फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में जाता हूँ। यहाँ मैं फिल पे क्लिक करता हूँ। फिल पे क्लिक करने के बाद मैंने बिल्ट इन ये लिया और इसका मार्कर लिया और मार्कर का साइज़ कर दिया 10। 10 साइज़ करने के बाद इसको मैंने कहा कि इसमें सॉलिड फिल कर दो और इस बार कलर रखो ग्रीन। ये 2 कलर आपको पता है किस चीज़ के लिए रिप्रेज़ेंट करते हैं। मैंने यहाँ से इसकी आउटलाइन बॉर्डर कलर नो लाइन कर दिया। ठीक हो गया? अब ये मेरे पास 2 चार्ट आ गए, फिर मैं गया वापस ऊपर और लाइन को मैंने यहाँ से इसकी लाइन को नो लाइन कर दिया। जैसे मैं नो लाइन करूँगा ये ऑरेंज वाली लाइन गायब हो जाएगी। ठीक है? अब ये मेरे पास डॉट में डेटा प्लॉट हो चुका है, डॉट्स को। अब मुझे एक ही महीने में प्रोडक्ट सी का देखना है कि यार इसमें ग्रीन का 2020 सेल्स है और 2019 सेल्स है। 2019 में ये रेड ऊपर आ रहा है और 2020 में ये ग्रीन नीचे आ रहा है। यानी 2019 में सेल ज़्यादा थी, 2020 में सेल कम हो गई है। अब मैं ये करता हूँ, मैं इस पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं इसको एक विज़िबल फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर सकूँ। साइज़ बड़ा किया और मैं यहाँ पे आया चार्ट डिज़ाइन में। चार्ट डिज़ाइन में आके मैंने ऐड चार्ट एलिमेंट्स किया। ऐड चार्ट एलिमेंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ नीचे देखिएगा ये लाइन्स आ रही है आपके पास। ये सिर्फ़ लाइन चार्ट पे अवेलेबल है तो इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। लाइन्स आ रही हैं। ड्रॉप लाइन, अगर मैं ड्रॉप लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये पूरी लाइन यहाँ से प्रोडक्ट ए से उठ के दोनों डेटाबेस को कनेक्ट करेगी। लेकिन अगर मैं हाई लो लाइन को लूँगा, तो ये मुझे बताएगा कि अपर जो पॉइंट है उससे लेकर लोअर पॉइंट तक मैं लाइन ऐड कर देगा। मैंने कहा हाई लो लाइन लो। अब इससे क्या हो रहा है, मेरे डेटा की मुझे ट्रेंड पता चल रहा है कि किस प्रोडक्ट का ट्रेंड डाउनवर्ड है, किस प्रोडक्ट का ट्रेंड अपवर्ड है। तो जिसका ग्रीन बॉक्स ऊपर की तरफ है, इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट ने 2020 में ज़्यादा सेल की है कंपेयर टू 2019 और जिस प्रोडक्ट का रेड बॉक्स ऊपर की तरफ है, उस प्रोडक्ट ने 2020 में कम सेल की है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो ये भी एक तरीका है अपने डेटा को डिस्प्ले करने का। इसमें आप चाहें तो इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। मैंने ये जो लाइन्स हैं इस पे क्लिक किया और यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद मैं गया फॉर्मेट पे और फॉर्मेट पे जाने के बाद मैंने कहा यार ऐसा करो ये लाइन का जो साइज़ है ना उसको इंक्रीज़ कर दो। ये देखिए मैंने लाइन का साइज़ इंक्रीज़ किया और मैंने इससे कहा कि ऐसा करो ये 8, 9 और 10 पॉइंट पे ले जाओ। 10 पॉइंट तक ले गया और इस लाइन का कलर मैंने कर दिया लाइट ग्रे। अब ज़रा आप इसको इमेजिन करें, ये जो चार्ट आपके सामने है, अब आप देखिए ये किस तरह की इसकी फॉर्मेटिंग है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइन चार्ट को डॉट के ज़रिए कनेक्ट करके दिखा दिया और ये आपके डेटा की विज़िबिलिटी को क्लियर करके दिखा रहा है रेड और ग्रीन कलर से, कि आपकी परफ़ॉर्मेंस कंपेयर टू लास्ट ईयर परफ़ॉर्मेंस कैसी रही। जिसका रेड ऊपर है वो डाउनवर्ड परफ़ॉर्मेंस है, जिसकी ग्रीन ऊपर है वो अपवर्ड परफ़ॉर्मेंस है। ये चार्ट सिंपल तरीके से आप अपनी आरएम मीटिंग में यूज़ करके अपनी जान छुड़ा सकते हैं। जान तो नहीं छूटेगी खैर से, लेकिन अपने डेटा को डिस्प्ले करने के बाद आपके पास वक़्त अच्छा होगा इसको डिस्कस करने के लिए, इसको आसानी से डिस्क्राइब करने के लिए। सो ये एक ऑप्शन था, सो मैंने सोचा आपको बताना ज़रूर अच्छी बात है कि आप लोगों को पता चले। सो डंबल चार्ट को इस वीडियो को जब आप सॉरी इस जो मैं अभी बताया है इसका तरीका, इसको जब आप
रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो इसको रोक रोक के इसको दोबारा बनाने की कोशिश कीजिएगा, ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा। आते हैं आगे हाइलाइट, मिन, मैक्स, इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। वजह क्या है डिस्कस करने की? देखिए ये चार्ट इसमें डला हुआ है। इस चार्ट में एक लाइन ऐड है और लाइन ऐड होने के बाद उसके ऊपर एक डॉट प्लॉटेड है। इट्स वर्टिकल बट हाउ टू डू इट इन हॉरिजॉन्टल? Yet Fahim Abbasi साहब, it couldn't do it in horizontal. आपने खुद ही आंसर कर दिया, ठीक है, आप कह रहे हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? वजह ये है कि आपका लाइन चार्ट जो है वो इसी तरह से ड्रॉ होता है। जिस तरह से लाइन चार्ट ड्रॉ होता है, ये उसमें से आपने एक टर्मिनोलॉजी निकाली कि ये डंबल चार्ट इस तरह बनते हैं। कुछ जगहों पे ये चार्ट अप्लाई होते हैं। सो मैंने जो 1-2 जगह देखा था और मुझे ये अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया, शेयर कर लिया। थैंक यू अब्दुल वहीद साहब, बहुत शुक्रिया। इट्स रियली गुड चार्ट अगर आप इसको यूज़ करेंगे। ये मिन मैक्स जो है ना, ये आप लोग इसको पार्किंग लॉट में लगा के रखें। इसको मैं उस दिन डिस्कस करूँगा जिस दिन हम इफ़ की कंडीशन सीख लेंगे। इसमें थोड़ा-सा इफ़ का यूज़ है, वो कैसे है वो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। मैंने इसको ऐड कर दिया था ताकि आप में से कोई भी नोट कर ले और अगर मैं इफ़ वाली कंडीशन में ये भूल जाऊँ तो मुझे रिमाइंड करवा दें। ठीक है? इफ की कंडीशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास जो अगली क्लासेस हैं वो फार्मूला और फंक्शन की बेस के ऊपर हैं। तो इसको मैं होल्ड डाउन कर रहा हूँ, हाइलाइट, मिन और मैक्स किस तरह करते हैं मैं बताऊँगा। इसका पॉइंट मैं बताता हूँ ये क्या है क्या? ये आपकी एक आपने एक डेटा को प्लॉट किया हुआ है लाइन के अंदर और इस लाइन में आपने बिल्कुल लो पॉइंट और बिल्कुल हाई पॉइंट उनको अगर हाइलाइट करना हो तो कैसे करेंगे? इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपनी उस वीडियो में जिसमें मैं आपको ये समझाऊँगा डिटेल में। तो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। अगली वीडियो पे अगले चैप्टर पे चलते हैं और ये है आपका एक्चुअल वर्सेस टारगेट 2 और इसके बाद है एक्चुअल वर्सेस टारगेट 1। तो सबसे पहले एक्चुअल वर्सेस टारगेट 2 को देखते हैं। यहाँ आपके पास 2 चार्ट में वैल्यू प्लॉटेड है। इसको मैं छोटा करता हूँ यहाँ से ताकि इसको मैं साइड पे करके इसको प्लॉट करके दिखाऊँ आपको। देखिए, मैंने यहाँ पर इस दोनों चार्ट को सिलेक्ट किया और इस पूरे एरिया को, टेबल को सिलेक्ट करके मैंने कहा इंसर्ट करो एक क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट और मैंने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ऐड कर लिया। अब मेरे पास जो यहाँ पे जो टारगेट है वो अलग उसमें ड्रॉ हो रहा है और आपकी जो अचीवमेंट है वो अलग से ड्रॉ हो रही है। ऑल्दो कि ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, बीच में गैप ज़्यादा है, तो मुझे पता चल रहा है कि ब्लू लाइन इज़ एक्चुअल सेल्स और आपका टारगेट जो है वो ये आपका जो आ जाती हैं ऑरेंज लाइन्स, ये आपका टारगेट है। अगर आप इस तरह का चार्ट बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपकी एक फील्ड बैक साइड पे हो और एक सीट आपकी फ्रंट साइड पे हो, तो कैसे बनाएँगे? वो डिस्कस करना है यहाँ पर। तो मैं ये करता हूँ, मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इसी चार्ट को और चेंज चार्ट टाइप करके इसको मैं कहता हूँ कॉम्बो चार्ट बना लो और टारगेट को भी लाइन में दिखाने के बजाय कॉलम में ही प्लॉट करो, लेकिन सेकेंडरी एक्सिस पे करो। दोबारा बताता हूँ, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको कैंसल किया, मेरे पास चार्ट ऐड हो चुका था कॉलम चार्ट। मैं यहाँ पे चेंज चार्ट टैब पे गया, क्लिक किया और मैंने कहा कॉलम चार्ट को कन्वर्ट कर दो कॉम्बो चार्ट में। लेकिन कॉम्बो चार्ट में कन्वर्ट करने के साथ-साथ इसका जो टारगेट वाली लाइन है उसको सेकेंडरी एक्सिस पे प्लॉट करो और मेरे अचीवमेंट सेल्स की लाइन को प्राइमरी एक्सिस पे रहने दो और जो टारगेट है उसको लाइन में दिखाने के बजाय उसको कॉलम में दिखा दो। दोनों चार्ट मेरे कॉलम में हैं, एक चार्ट बैक साइड पे चला गया, एक चार्ट फ्रंट साइड पे आ गया। मैंने कहा ओके। अब क्या हो रहा है, यहाँ देखेंगे कि इस जो पहला जो आ रहा है वेल्वा, वेल्वा प्रोडक्ट है या जो भी है, इस प्रोडक्ट के अंदर मैं अगर देखूँ तो टारगेट मेरा था ऑलमोस्ट 3000 यूनिट का और अचीव मैं कर चुका हूँ 5000 यूनिट। जबकि इस केस के अंदर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मेरी अचीवमेंट क्या है और टारगेट क्या है। सिर्फ टारगेट दिख रहा है तो इट मीन क्या अचीवमेंट इसके बैक साइड पे कहीं छुप गई है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज़ पे गया। इससे मैंने कहा कि यार ऐसा करो, इसका जो गैप है उसको कम कर लो। आप ज़रा नोट करें, इसका गैप मैंने थोड़ा-सा कम कर दिया और जो ब्लू लाइन्स थी उनका गैप मैंने यहाँ से थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर दिया। तो हो क्या रहा है, थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेते हैं। हो क्या रहा है कि बैक साइड पे मेरे पास अच्छा बैक साइड पे अचीवमेंट चली गई है, ओके। बैक साइड पे अचीवमेंट चली गई, हमें अचीवमेंट को छोटा कर लेते हैं और टारगेट्स को इंक्रीज़ करते हैं ताकि टारगेट्स आपके विज़िबल हो जाएँ।
ओके, हो जाओ, हो गई। और इसका जो फ्रंट साइड पे आप इसको क्लिक करेंगे और इसको आप यहाँ से ऐड करने के बाद मैं कहता हूँ सॉलिड फिल करो। और सॉलिड फिल में क्योंकि ये हमारे पास टारगेट्स लाइन है, तो इसको मैंने कहा एक काम करो, इसको कर दो ब्लैक और ब्लैक के अंदर से या ब्लैक भी नहीं करो, इसको करो ग्रे, डार्क ग्रे और इसकी ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ कर दो, लाइक दैट। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ की, बैक साइड पे मेरे पास जो भी चार्ट था उसको मैं कोई भी कलर देना चाहूँ, सॉलिड फिल करके मैंने कहा इसमें रेड कलर फिल कर दो। अब आप देखें कि आपके सामने जो है एक चार्ट ऐसा है कि जिसमें आपका टारगेट भी है, लेकिन वो बैक साइड के ऊपर ग्रे हाइलाइटेड है और बैक साइड में नहीं, फ्रंट साइड हो या बैक साइड हो जो भी हो, ग्रे हाइलाइटेड है और ग्रे हाइलाइटेड में आपको नज़र आ रहा है कि ये आपका टोटल प्लेइंग एरिया था, इसमें से आप इतना अचीव कर चुके हैं। सिंपली इनमें से आपका प्लेइंग एरिया बैक साइड पे चला गया और आप अचीवमेंट इतनी कर चुके हैं। एक सवाल मेरे पास आया, सर इज़ दिस पॉसिबल दैट यू विल प्रोवाइड कंप्लीट नोट्स? अज़ीज़ शाह साहब, यकीन मानें कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इस काबिल नहीं रहता कि मैं कुछ टाइप या कुछ लिख सकूँ। तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके छोड़ देता हूँ कि आप लोग वीडियो को दोबारा से दोबारा सुनते हुए उसके नोट्स खुद बना लें। क्योंकि इसके एक्सेल के नोट्स के ऊपर नहीं बनता ये दोस्त, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नोट्स इसके प्रोवाइड नहीं किए जा सकते। इसको आप वीडियो के थ्रू बार-बार देख सकते हैं और अपने नोट्स खुद बना सकते हैं, जिस तरह आपको याद रखने में आसानी होती है। थैंक यू सो मच। ठीक है बॉस, तो ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि एक्चुअल वर्सेस टारगेट को आप इस तरह भी डिस्प्ले कर सकते हैं। अगेन ये एक तरीका है दिखाने का। मैं आपको कुछ तरीके दिखा रहा हूँ, इसमें सिर्फ यही तरीकों पे दुनिया खत्म नहीं होती, इससे बहुत सारे तरीके हैं। वो जब आप प्रैक्टिस में जाएँगे ना तो आपको आइडिया होगा कि इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको आइडिया होगा कि यार क्या-क्या किया जा सकता है इन चार्ट्स के साथ। तो मैं तो आपको सिर्फ कुछ तरीके बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। जब आप खेलेंगे तो आप मुझे बताएँगे कि आज का नया तरीका क्या है। In this, in the same chart as target achievement showing, maybe add more option please. More option से मुराद क्या है? अब्दुल वहीद साहब, अगर मुझे मोर ऑप्शन बता देंगे तो मैं इसमें बता सकूँगा कि मोर ऑप्शन किस तरह। अगर आप कह रहे हैं कि फील्ड ऐड कर सकते हैं तो येस वी कैन ऐड फील्ड। और लेकिन ऐड फील्ड का मतलब ये होगा कि या तो प्राइमरी एक्सेस पे जाएँगे या सेकेंडरी एक्सेस पे। अगर तो वो प्राइमरी एक्स में से जैसे मैं आपको यहाँ पे ऐड करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ इसमें अचीवमेंट परसेंटेज डाल दो। मैं यहाँ पे अचीवमेंट परसेंटेज ऐड करता हूँ और मैं इसे यहाँ पर फ़ॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ टारगेट वर्सेस अचीवमेंट का। और ये मेरे पास 205% अचीवमेंट आ चुकी है और इसको मैं सॉरी यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है? और इसको मैंने कॉमा लगा के इसको कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया और इसका एक डेसिमल कम कर दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस चार्ट का एरिया बढ़ा दो। इसने यहाँ पे एरिया इंक्रीज़ कर दिया। एरिया किस तरह इंक्रीज़ किया? यहाँ पर ग्रे कलर का एक और बॉक्स मुझे दे दिया नीचे। मैंने इसको डिज़ाइन चार्ट टैब में गया, चेंज चार्ट टैब में गया और मैंने इससे कहा कि यार ये जो अचीवमेंट परसेंटेज है, इसको सेकेंडरी एक्सेस में रखना चाहिए सेकेंडरी या प्राइमरी के ऊपर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ लाइन चार्ट में, तब भी ये देखिए कि बिल्कुल डाउन द लाइन चल रहा है। वजह क्या है कि आपका सेकेंडरी एक्सेस भी बुक हुआ हुआ है और आपका प्राइमरी एक्सेस भी बुक हुआ हुआ है। तो बजाय इसके आप इसको इस तरह दिखाएँ, आप इन दोनों को इसको टारगेट और अचीवमेंट को, चूँकि ये नंबर ऑफ फुल नंबर है, दोनों को प्राइमरी एक्सेस पे ले लें और आपका जो अचीवमेंट परसेंटेज है उसको सेकेंडरी एक्सेस पे ले लें। तो फिर आपका चार्ट विज़िबिलिटी में आसान हो जाएगा। ये देखें आप ऊपर, ये विज़िबिलिटी इसकी बेहतर हो गई है। लेकिन अगर मैं 2 वैल्यूज़ एक जैसी हों उसको ऊपर रखता हूँ तो फिर ना तो मेरे पास प्राइमरी एक्सेस खाली होगा, ना सेकेंडरी खाली होगा, तो दोनों सूरतों में ये काम नहीं करेगा। मैंने ओके किया। अब ये देखिए कि मेरा डेटा जो है वो स्प्लिट होके प्राइमरी और सेकेंडरी पे चला गया। प्राइमरी एक्सेस पे मेरे पास अचीवमेंट टारगेट है और सेकेंडरी एक्सेस पे मेरे पास परसेंटेजेज़ हैं। तो अब ये विज़िबिलिटी में भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह से करके आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा चार्ट में ऐड करते चले जाएँगे, उतना ज़्यादा आपका डेटा क्लटर्ड होता जाएगा, उतना ज़्यादा बिज़ी होता जाएगा। फिर अगेन एट अ टाइम वो आपके लिए भी समझाना मुश्किल हो जाएगा और समझने वाले के लिए तो फिर भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जब नहीं समझा पाएँगे तो अगला क्या समझेगा? तो बेहतर ये कि 2 फ़ील्ड्स ज़्यादा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि वो विज़िबिलिटी भी क्लियर हो और समझने में भी आसानी हो। ठीक है जी? अच्छा, आगे चलते हैं एक्चुअल वर्सेस टारगेट। ये टारगेट वाला जो है, इसमें आपके पास चूँकि टारगेट सारी फ़ील्ड्स, सारी प्रोडक्ट का एक जैसा है, तो आप इस टारगेट को यहाँ पे एज़ अ लाइन चार्ट दिखा सकते हैं। ये लाइन से ऊपर जितने भी हैं वो अपना टारगेट अचीव कर चुके हैं, लाइन से नीचे जितने भी हो अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, कर चुके हैं। इसको ऐड कैसे करेंगे? इसको सिंपल आपने इंसर्ट करना है, आप चार्ट में गए, आपने कहा कॉलम चार्ट ऐड कर दो और इसको आपने कन्वर्ट कर देना है चेंज चार्ट टाइप में जाके,
कॉम्बो चार्ट में और लाइन में आपने कन्वर्ट करके लाइन को सेकेंडरी पे रखें, नहीं प्राइमरी पे रखेंगे, सॉरी। उसका रीज़न ये है कि आपका टारगेट तो नंबर्स में है ना, परसेंटेज में तो नहीं है। आपने लाइन को यहाँ पे रखा और आपने इसको ओके कर दिया। सी कि आपका बिल्कुल सेम चार्ट जो कि पीछे मौजूद था, वो आपका यहाँ पर बन के आ चुका है। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट दिस असाइनमेंट, और कुछ मज़ीद टिप्स मैंने आपको दी हैं चार्ट्स को बनाने के लिए। और एक आपको और चीज़ बता दूँ कि देखिए, आपने पावर पॉइंट पे किस तरह से चार्ट को कन्वर्ट करना है, ये आप लोग का सवाल होता है, अक्सर मेरे पास आया भी है। टारगेट, ओके ठीक है। तो मेरे पास ये सवाल आया भी है कि इन चार्ट्स को हम अगर पावर पॉइंट में शो करेंगे तो कैसे करेंगे? सो दोस्त, ये आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि एक्सेल के अंदर से कोई आप कहें कि यार डायनामिक चार्ट होके वहाँ चला जाए, मैं वैल्यू एक्सेल में चेंज करूँ, वहाँ पे चेंज हो जाए, तो ये मैं रिकमेंड नहीं करता। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना तरीका है और ये पहले किया जाता था, लेकिन इसमें अक्सर औक़ात या तो पावर पॉइंट करप्ट हो जाता था या एक्सेल करप्ट हो जाता था। डेटा आपका लिंक टूट जाता था। और इसका बेहतरीन हल ये है, देखिए मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। मैं यहाँ पे पावर पॉइंट पहले खोल लूँ, तो ये मेरे पास एक पावर पॉइंट खुला हुआ है, मैंने यहाँ पे न्यू स्लाइड ऐड की और मैं यहाँ पे ये तमाम चीज़ें डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि पावर पॉइंट में चार्ट को कैसे ऐड करना है। मैं यहाँ पे एक्सेल में आया, ये चार्ट मेरा बना हुआ है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया, पहला तरीका बता रहा हूँ। कॉपी, एक्सेल में गया, यहाँ मैंने राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे स्पेशल पिक्चर कर दिया। पिक्चर से मुराद जो आप लोग प्रैक्टिस अमूमन करते हैं। ये सब लोग करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आपका चार्ट प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है, आपको सिर्फ डिस्प्ले करना है पावर पॉइंट में, यू कैन डू इट। बट अगर मैं यहाँ पे ये नहीं करता, उसका रीज़न ये है कि आपकी जब प्रेज़ेंटेशन हो रही होती है, तो लास्ट मोमेंट पे आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं। जब लास्ट मोमेंट पे आपको चेंजेस करनी होती है, तो ये वाले चार्ट आपको बड़ा तंग करते हैं, ख़ास तौर पे तंग करते हैं। तो इस तरह के चार्ट बनाते हुए आप उस वक़्त पछता रहे होते हो कि यार मैंने ऐसा बनाया क्यों था? तो ये तो एक तरीका था ना, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। दोबारा आते हैं, मैं इस चार्ट को कॉपी करता हूँ और मैं इस कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ एज़ कंट्रोल वी करके। ये चार्ट पेस्ट हो गया एज़ अ चार्ट। ये देखें, इसके एलिमेंट भी एडिटेबल है। लेकिन जैसे ही मैं इस पे राइट क्लिक करके एडिट डेटा करता हूँ, तो ये मुझे इस शीट पर लेकर आ रहा है एक्सेल वाली में। दोबारा मैं जाता हूँ पावर पॉइंट पे, राइट क्लिक, एडिट डेटा, ये उस शीट पे लेके जा रहा है। ना कि एक्स पावर पॉइंट के अंदर रहते हुए। अगर मैं इस शीट को बंद कर दूँगा, तो या तो एरर देगा या उस शीट को ओपन कर लेगा। या अगर मैं किसी और लैपटॉप में अपने डेटा कन्वर्ट करूँगा और राइट क्लिक करके जैसे ही मैं इस शीट पे उसको एडिट डेटा करूँगा, तो ये करेगा क्या कि ये जो है ना, आपको एक एरर मैसेज दे देगा, भाई डेटा सोर्स इज़ नॉट अवेलेबल। फिर क्या करेंगे? तो अगेन दिस मेथड इज़ आल्सो नॉट रिकमेंडेड। ऑल्दो कि इस मेथड में और पिछले मेथड में फ़र्क ये है कि इस मेथड में यानी पिछले मेथड में तो आपने पिक्चर पेस्ट कर दी थी, तो उसको चेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन इस मेथड में आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसका कलर शेयर चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ यार इसको रेड कर दो, तो कर दिया। तो कलर वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन डेटा चेंज नहीं हो सकता दोस्त। तो उसके लिए क्या करना है? इस मेथड को भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो मेथड कौन-सा अच्छा है? जो सबसे अच्छा मेथड है वो है पावर पॉइंट में रहते हुए इंसर्ट करें चार्ट और यहाँ से कॉम्बो चार्ट, और कॉम्बो चार्ट ऐड करने के बाद आपने लाइन चार्ट को सेकेंडरी एक्सेस में कर दिया और ओके कर दिया। अब देखेंगे एक्स पावर पॉइंट का अपना एक्सेल यहाँ पे छोटा-सा ओपन होके आ गया। एक्सेल का एक डायलॉग बॉक्स कहें या इसको छोटी-सी एक्सेल शीट कहें। मैं इसको यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ और इसमें डेटा क्या चाहिए? देखिए, उसने बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी और सीरीज़ लिख दिया और कुछ डेटा प्लॉट कर दिया। मैंने कहा यार इधर जाओ एक्सेल शीट में। यहाँ मेरे पास ये डेटा पड़ा हुआ है, बल्कि इवन इसको नहीं, इस डेटा को उठाते हैं। ये डेटा पड़ा हुआ है, इसको कॉपी किया मैंने और मैं वापस पावर पॉइंट पे आया और यहाँ मैंने पहले सेल में रखकर पेस्ट कर दिया। एरर आ गया, डू नॉट शो मी दिस अगेन, आई डोंट वांट टू सी। वो कह रहा है कि एक्सपेंड करना है या नहीं, मैंने कहा एक्सपेंड कर दो। अब देखिए मेरे पास ये एक्चुअल सेल आ गई, टारगेट आ गया, अचीवमेंट परसेंटेज आ गई और ये प्रोडक्ट्स आ गई जो मेरी पिछली शीट में मौजूद थी। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। वापस आते हैं पावर पॉइंट पे, ये देखिए वही चार्ट है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग के साथ ये अप्लाई हो गया है। इसमें एक्चुअल सेल भी आ रही है, टारगेट अचीवमेंट भी आ रहा है, ये एडिटेबल भी है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कलर थीम इसकी, ये मैं करके दिखा देता हूँ। और इसकी लाइन कलर वगैरह आप चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये आपका चार्ट एडिट हो गया, प्लस इस पे राइट क्लिक करेंगे, एडिट डेटा पे जाएँगे तो ये आपकी वही छोटी वाली एक्सेल शीट खोल देगा जो पावर पॉइंट के साथ अटैच्ड है। तो मतलब कहने का ये है कि आप जब पावर पॉइंट के अंदर जाकर चार्ट ऐड करते हैं, तो आपको एक्सेल के चार्ट की एडिटिंग का मसला नहीं रहता, ना ही आपको फॉर्मेटिंग का मसला होता है। तो जब भी आप लोग पावर पॉइंट बनाएँ, पेस्ट करने के बजाय एक्सेल पावर पॉइंट में चार्ट ऐड करें और उसकी जो ये मिनी एक्सेल शीट है, इसमें डेटा एक्सेल से उठाकर यहाँ पेस्ट कर दें। तो
से पहले आधा घंटा पहले 15 मिनट पहले उसको सिर्फ एडिट करेंगे राइट क्लिक करके, तो ये शीट खुल गई और उसमें मुझे कोई नंबर ऐड करना है, लाइक ये नंबर है 2353 नहीं है, तो मैं कहता हूँ यार ये नंबर था 2896, ऐड कर दे, हो गया, खत्म बात। इतना सा आसान तरीका, आसान मेथोडोलॉजी है। ठीक हो गया? तो ये भी आपने ख्याल रखना है, कोशिश करें कि वो वाली पुरानी प्रैक्टिसेस छोड़ दें, ये नई वाली प्रैक्टिसेस, बेहतर वाली प्रैक्टिसेस अप्लाई करें और इसको अडॉप्ट करें। ये था असाइनमेंट, और अब असाइनमेंट को नीचे करते हैं और हम बात करते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे पास यहाँ पे आया हुआ है स्क्रीन पे, वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं। दिस काइंड ऑफ चार्ट मोर कन्वीनियंट इन पीपी और एक्सेल। अच्छा जी, उमर नसीम का साहब का सवाल है कि ये चार्ट जो है वो एक्सेल में ज्यादा अच्छे हैं या पीपीटी एक्स में? देखिए उमर साहब, अगर तो आप अगले बंदे को डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं पावर पॉइंट पे, तो आई विल रिकमेंड कि आप चार्ट भी पावर पॉइंट से ऐड करें, लेकिन उसका डेटा कॉपी करें एक्सेल से और पावर पॉइंट वाले एक्सेल में पेस्ट करते हैं। एक तो ये तरीका, अगर डेटा पावर पॉइंट में आप बना रहे हैं, और अगर आप बना रहे हैं एक्सेल के अंदर, आपने आगे जाके डैशबोर्ड को प्रेजेंट करना है या उसी एक्सेल शीट को स्क्रीन पे लाना है, तो फिर आप एक्सेल में यूज करें। दोनों ऑप्शन आपके पास ओपन है, इट्स अप टू यू। द काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ चार्ट, ठीक है, हो गया। ठीक है जी। अब आते हैं, यहाँ हमारे पास जो वेब पे कुछ सवाल आए, वो कुछ नहीं, एक ही सवाल है आज का, और वो सवाल नहीं है, बेसिकली इल्तिजा है। आप लोग रीड कर सकते हैं, और ये मेरी भी इल्तिजा थी। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ मेरे दोस्त, सर वेरी डिफिकल्ट होता है प्रैक्टिस करना ड्यूरिंग द वर्क डेज। थोड़ी-सी जो है ना, इसमें मैं आपको सपोर्ट ज़रूर दे सकता हूँ। आपने कहा कि मुझे आप हमें इस वीकेंड के ऊपर असाइनमेंट दे दिया करें और वीडियो अपलोड कर दिया करें, ताकि हमारे लिए वीकेंड में इसको अटेम्प्ट करना आसान हो। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं जो भी आपका लेक्चर होता है 1 घंटे का, वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और मेरे पास प्री रिकॉर्डेड अब कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो रिकॉर्डिंग के अंदर मुझे सैटरडे का टाइम लग जाता है, तकरीबन मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं सुबह शुरू करता हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली 3-4 बज जाते हैं मुझे 1 घंटे की वीडियो को कंप्लीट रिकॉर्ड करने के लिए। वो जब रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद वीडियो में कन्वर्ट होती है, 1 घंटा उसमें मज़ीद लगता है, और इसी तरह से अपलोड होने में 1 घंटा लग जाता है। तो तकरीबन लगभग आप कहें कि सैटरडे का दिन आपका शाम तक, अगर मैं कंटिन्यूअस काम करूँ, तो शाम को मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। दूसरी बात, आपका असाइनमेंट की बात जहाँ तक रही, आपकी बात ठीक है, मैं इसको एग्री करता हूँ, और मैं अब की बार ये करूँगा कि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी, उसके साथ ही साथ मैं 15 से 20 मिनट या 1 घंटे में, या जो भी मेरे पास टाइम बचेगा, मैं उसमें से निकाल के आपका असाइनमेंट अपलोड कर दूँगा। अब आपके पास 2 क्लासेस बची हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। लास्ट वीक में प्रैक्टिस थोड़ी-सी कम ज़्यादा हो गई थी, तो उस वजह से, या आपने मेथड चेंज किया, तो उसमें कमी बेशी रह गई थी। अब आते हैं जी असाइनमेंट वाले पेज पे, तो ये देखेंगे, मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। ये 323 असाइनमेंट थे, क्लास शुरू करने से पहले मैंने रिफ्रेश किया, एंड अब मेरे पास आ रहे हैं 323 ही आ रहे हैं। जो क्लास के दौरान तो कोई अपडेट नहीं करेगा। सो डियर आरएम्स, इट इज इल्तिजा, रिक्वेस्ट, ब्रादराना मशवरा, भाईबंदी, सब कुछ आप जो मर्जी, जिसको जो समझ आता है वो वैसे ले लो। यार 323 रिस्पॉन्स 291 से शुरू है, 200 293 से या 291 से आई थिंक। तो अगर मैं उसको कैलकुलेट करूँ, 20, 22, 150 से ज़्यादा आ रहे हैं। 22 रिस्पॉन्स मुझे रिसीव हुए हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप भी बिज़ी हैं, मैं भी बिज़ी हूँ असाइनमेंट के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि असाइनमेंट जो है ना, मेरे लिए लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए और लेक्चर को डिलीवर करने के लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और आपके लिए उस लेक्चर को एब्ज़ॉर्ब करने के बाद, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने के बाद, उस चीज़ को लर्न करने का नाम है। दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है। खुद को भी मोटिवेट रखें, मुझे भी मोटिवेट रखें। मैं जानता हूँ कि डेडलाइन इज़ संडे, बट ये बात कहीं लिखी हुई तो नहीं है ना, वो जसीम साहब सुबह कह रहे थे, ये कौन-सी किताब में लिखा हुआ है? तो ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है कि आपने 11th आवर में जाके काम करना है। इसके बाद जब टाइम निकले दोस्त, उस वक़्त कर लो। ये तो आपके अपने हाथ में है। मैं अगेन कह रहा हूँ कि असाइनमेंट का कोई नंबर नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है। ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस, एंड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे। इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय इसके कि आप असाइनमेंट पूरा करें। ये मेरे लिए ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है, ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूँ। वरना मेरे अंदर फीलिंग्स क्या डेवलप होती है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। फीलिंग्स क्या होती है कि यार किसी को खुद अपनी परवाह नहीं है, तो मैं उसकी परवाह क्यों करूँ? बात को समझ रहे हैं? बहुत कड़वी सी बात है, लेकिन गहरी बात है कि अगर कोई खुद अपनी परवाह नहीं करना चाहता, तो व्हाई डू आई केयर अबाउट हिम? लेकिन मेरे पास ये जो 20 बंदों ने असाइनमेंट लोड किया है ना, आई हाइली अप्रिशिएट देम,
एंड आई रियली सैल्यूट देम कि यार आप लोगों की वजह से ये जो 20 लोग हैं और जो जिन्होंने मुझे डेफिनेटली वो लोग भी जिन्होंने मुझे ईमेल पे असाइनमेंट सेंड किया है। तो आप लोगों की वजह से मैं ये सारे काम कर रहा होता हूँ और मुझे कहीं पर भी कोई डिमोटिवेशन नहीं होती और आप लोग की वजह से मैं आगे भी करता चला जाऊँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोग का टाइम पे अपलोड करने का और अब हम आते हैं वापस अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ। अच्छा लास्ट सेगमेंट से पहले ऑनलाइन जाने के पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हमारी अगली क्लास क्या है। हमारी नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है वो है मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 4 जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे अब से फंक्शन और फ़ॉर्मूलाज़। जो मेन टर्मिनोलॉजीज़ थी, जो एक्सेल की मेन कमांड्स और चीज़ें थी वो हमने सीख ली हैं। पिवट टेबल, कुछ बेसिक्स के हवाले से हमने बात की और देन उसके बाद हमने चार्ट के हवाले से डिटेल में बड़ी बात कर ली। अब हम आगे चल के फंक्शंस के हवाले से डिस्कस करेंगे क्योंकि एक्सेल का अब मैं परसेंटेज में तो डिफाइन नहीं कर सकता बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फ़ॉर्मूलाज़ एंड फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं बजाय कमांड यूज़ करने के। कमांड भी यूज़ होती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं यूज़ होती, लेकिन फ़ॉर्मूला और फंक्शन का ज़्यादा काम होता है। तो अब ज़रा-सा अटेंटिव होना है, अब थोड़ा-सा अलर्ट रहना है और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है, ठीक है? तो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन जो कि इंशाल्लाह कल मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कल शाम तक अपलोड हो जाए, अदरवाइज़ संडे डेफ़िनेटली अपलोड होगी वीडियो। और मैं इस बात के लिए माज़रत भी करता हूँ कि अगर मेरी तरफ से कोई डिले हो जाए तो। क्योंकि यार आपको भी पता है इरपा फेज़ की लॉन्च आने वाली है, मुझे वहाँ भी जाना है, मुझे असाइनमेंट्स भी प्रिपेयर करने हैं और साथ ही साथ आप लोग के साथ भी गुज़ारा करना है, आप लोग के साथ भी हमें वक़्त गुज़ारना है, आप लोग के लिए भी काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लाइव सेशन की तरफ। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, सजेशन हो, कमेंट हो, कोई भी आप शेयर करना चाहें अपनी वॉइस को तो यू कैन यू आर लाइव नाउ। मैं जो लोग हाथ उठाएँगे, रेज़ करेंगे, उनका मैं माइक अलाउ कर देता हूँ। आप लोग प्लीज़ अपने माइक पे अपनी आवाज़ बुलंद करके अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। अज़ीज़ शाह साहब, आप सबसे पहले इसको अनम्यूट कीजिएगा अपने माइक को और आप सवाल कर सकते हैं। जावेद इलियास साहब सक्खर से और ज़ीशान अली साहब डीजी खान से आप लोग सवाल करना चाहें तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। मैंने तीनों का माइक अनम्यूट कर दिया है। अपना माइक अनम्यूट कीजिए और सवाल कीजिए। जी, अज़ीज़ शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अज़ीज़ शाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम खैर सब ठीक-ठाक। सर एक तो मैं एप्रिशिएट करूँगा कि आपने इतना अच्छा और इतनी हमारे यूज़ के लिए सारी चीज़ें हैं। लेकिन सर मसला एक ये है कि इस वक़्त थोड़ी-सी टाइमिंग थोड़ी-सी है ना इसके आगे-पीछे हो गई है। क्योंकि सर अभी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही है, क्वार्टर क्लोज़ है और चूँकि हम तो दोनों टीमें देख रहे हैं, कुछ एमआईज़ जो आरएम्स हैं, टीम ए और टीम बी भी देख रहे हैं। तो थोड़ा-सा इस वक़्त हम बड़ी बिज़ी उसमें हैं क्योंकि मैं एडवेट डी की लॉन्चिंग के हवाले से भी उसमें भी बिज़ी हैं। तो हुँ। थोड़ा-सा माज़रत की इसीलिए थोड़ी-सी कुछ असाइनमेंट्स वगैरह लेट हो रही हैं। लेकिन इस तरह ये आपकी जो वीडियोज़ और ये सारी हैं, ये हमारे पास जैसे ही आएँगी, हमने उसको डाउनलोड कर लेंगे इसे, तो वक़्तन-फ़वक़्तन प्रैक्टिकल के साथ हम करते रहेंगे, तो ये आपको असाइनमेंट भी उसकी सेंड करते रहेंगे। अगर आगे-पीछे होगी तो कोई बात नहीं सर। थैंक यू सो मच अज़ीज़ शाह साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं इस पे मज़ीद मैं थोड़ी-सी बात करूँ वैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ हम सब पे इस वक़्त जो है मार्च का महीना ख़ास तौर पे और इसके बाद अगर मैं पिछले 2 महीनों की बात करूँ तो 3 महीने हम ती सब पे आपको आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हुआ है। वजह आप लोग सब जानते हैं कि कुछ टीम शिफ्टिंग थी पहले और उसके बाद अब लाउंज मीटिंग हो रही है, फिर आगे जाके कुछ और मीटिंग्स हैं, जो कि लाइन अप थे। तो शेड्यूल करना मुश्किल होता है, चीज़ों को समझना मुश्किल होता है। ये वजह है कि मैंने किसी के लिए कंपल्सरी कोई चीज़ नहीं रखी। हम यहाँ पे ओपन फोरम पे लर्निंग के लिए बैठे हुए हैं। तो ओपन फोरम लर्निंग का मतलब ये है कि खुले दिल से करो, सुकून से करो, अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक पढ़ो, लेकिन करो ज़रूर, सीखो ज़रूर, क्योंकि ये आगे चल के काम आएँगी। थैंक यू अज़ीज़ शाह साहब। ज़ीशान साहब आप बात कीजिएगा प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं ज़ीशान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सर हम बड़े मोटिवेटेड हैं और आप भी मोटिवेटेड रहें। हम थैंक निकम्मे स्टूडेंट ज़रूर हैं लेकिन ओबीडिएंट हैं। हाँ इंशाल्लाह सर, असाइनमेंट ओबीडियंस ओबीडियंस ही नहीं चाहिए सर। भाईबंदी में खेलेंगे, आपस में खेलेंगे, सब कुछ एक साथ लेके चलेंगे। ओबीडिएंट नहीं चाहिए, जस्ट अपने और हमारे साथ दोनों के साथ हम लोग अपनी-अपनी जॉब के साथ इंसाफ कर लेंगे जी, जी, काफ़ी। बिल्कुल। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन जो डाटा एंट्री से रिलेटेड है, जी, अगर जी। मैं एक्सेल शीट पे जैसे डॉक्टर लिस्ट हम बनाते हैं, जी, तो जी। मैं अगर स्मॉल लेटर में डॉक्टर का नेम लिखता हूँ, जी, जी। तो उस किस तरह से फिर उसको मैं फर्स्ट लेटर जैसे कैपिटल लिखना होता है नाम का, तो कोई हाँ, फंक्शन हाँ। है जिसमें उसको कैपिटल कर सकूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर और अगर आप 1 मिनट होल्ड करें तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊँगा, अपनी स्क्रीन चेक कीजिएगा।
जी। देखिए जी, इनका सवाल ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनकी डेटा एंट्री है, मैं सेल्समैन का कॉलम यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पे कुछ लेटर्स को चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने वेल्वा का पहला लेटर चेंज कर दिया, ए कैपिटल कर दिया। यहाँ मैं चला गया गार्सिया के अंदर और इसके मैंने सारे लेटर्स को स्मॉल कर दिया, ठीक है? लेसी के पास जाके मैंने कहा कि यार सारे लेटर्स को या सॉरी कैंसल किया सारे लेटर को मैंने कैपिटल में टाइप कर लिया। तो ये मेरे पास 3 एग्ज़ाम्पल हैं यहाँ पर और इन 3 एग्ज़ाम्पल को ये मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, ये येलो हाइलाइट हो गया। अब सवाल इनका ये है कि यार हम टाइपिंग कर रहे होते हैं, कभी कैप्स लॉक ऑन होता है, कभी ऑफ होता है। तो आप बेफ़िक्र होके टाइपिंग करें, डेटा एंट्री करें। जो भी आपका फ़ॉन्ट टाइप हो रहा है उसको रीएडजस्ट करना है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि उसको अपर केस में लाना है या कैपिटल केस में लाना है, तो आप करेंगे बराबर वाले कॉलम में इज़ इक्वल टू का साइन प्रेस कीजिए। यहाँ पर UPPER अपर टाइप करें और टैब का साइन प्रेस टैब की प्रेस करें। आपके पास ये पूछ रहा है टेक्स्ट क्या देना है, आप उसको टेक्स्ट के अंदर अपने सेल का रेफरेंस दे दें और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दें। तो आप ये देखें कि आपने जिस तरह भी टाइपिंग की थी उसने अपर केस में आपको कन्वर्ट करके दे दी। फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपका अपर केस है और इसको ये अपर केस में नहीं होनी चाहिए, मेरे मैनेजर ने कहा लोअर केस में होनी चाहिए, तो इसको आप इज़ इक्वल टू लोअर साइन करें, क्लिक करें, लोअर टाइप करेंगे और टाइप करके टैब प्रेस करेंगे, तो ये आपका फंक्शन एक्टिवेट हो गया। इसको आपने सेल का रेफरेंस देना है जी, वेल्वा को मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पर इसको इंटर करेंगे, तो ये देखें कि वेल्वा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर आपके मैनेजर ने कहा है या आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि पहला लेटर कैपिटल हो, बाकी स्मॉल हो जाए, तो आप तीसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं व्हिच इज़ इक्वल टू प्रॉपर और प्रॉपर के साथ आपने टैब प्रेस करना है और आपने वेल्वा का रेफरेंस दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो ये आपका तीसरा केस हो गया वेल्वा। तो आपका चाहे सेंटेंस एक लाइन का हो, एक वर्ड का हो या एक पूरी लाइन हो। जैसे मैं यहाँ पर इस प्रॉपर केस को समझाने के लिए वेल्वा के पास यहाँ पे टाइपिंग करता हूँ। मैंने कहा वेल्वा इज़ नाइस गाय। गाय को मैंने कैपिटल कर दिया। अब ये देखिए इसने प्रॉपर केस में क्या किया और यहाँ पर क्या था। यहाँ पर आपके पास गाय बिल्कुल कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल लेटर पे है। प्रॉपर का मतलब ये है कि वो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करेगा, उसके बाद तमाम लेटर्स को स्मॉल कर देगा। यहाँ पर सारे लेटर कैपिटल करेगा अपर केस में और लोअर केस में सारे लेटर स्मॉल कर देगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा अच्छा ये बात है सवाल जो मुझसे अक्सर करते भी हैं लोग इस जगह पे आके, कि अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पहला वर्ड जो है उसका पहला लेटर कैपिटल हो जाए, बाकी सब स्मॉल हो जाए, तो मेरे भाई ये फंक्शन से पॉसिबल नहीं है। इसको सिर्फ एडिटिंग करके पहला लेटर स्मॉल कैपिटल कर लें। या फिर आप इसको तरीका ये कर सकते हैं कि आप लेफ्ट का फॉर्मूला यूज़ करके पहला लेटर कॉल कर लें और उसकी जगह पे राइट से कैपिटल से रिप्लेस कर दें, वो मैं आपको तरीका बता दूँगा। शिफ्ट F3 वक़ार जमील साहब यार मैं पता है वो बंदा काम कर रहा होता है ना, तो वो भूल जाता है। शिफ्ट F3 थैंक यू सो मच। ये देखें जी, शिफ्ट F3 से क्या हो गया? फंक्शन ऐड हो गया। ऐसे ही है? शिफ्ट F3 फंक्शन ऐड हो रहा है यार। वकार साहब ये क्या है यार? शिफ्ट प्लस F3 ये तो फंक्शन ऐड कर रहा है। चलें, खैर आपका आंसर हो गया मेरा ख्याल है ज़ीशान साहब, तो आप इसको जी, यूज़ जज़ाकल्लाह, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जावेद इलियास साहब सक्खर से आप अगर अपना माइक अनम्यूट करके सवाल करना चाहें, तो आप कर सकते हैं प्लीज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। हाँ जी, ज़ुबैर साहब आपसे जो है ना एक थोड़ा-सा हमने एक्सरसाइज़ करवानी थी जो मुझे भी एक काम पड़ा जैसे पिवट टेबल के ऊपर प्रीवियस सेशन में बात हुई थी सारी। बड़ा जी, अच्छा जी। हेल्पफुल सेशन था वो भी और ये भी। जी, तो जी। बेसिकली अभी जो हमारा आईसीआरएम की वेब है, उधर से जब हम सेल्स को अपनी डाउनलोड करते हैं जी, जी। तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। उसके अंदर वैल्यू, लास्ट ईयर वैल्यू, लास्ट मंथ वैल्यू, फिर ग्रोथ और बहुत सारे उसके अंदर कॉलम्स वगैरह होते हैं। हुँ, और हुँ। जब वो डाउनलोड होती है एक्सेल फॉर्मेट पे तो वो उसका नाम भी पिवट होता है। तो इससे मुझे ख़्याल आया मैंने कि अगर इसके ऊपर पिवट हम अप्लाई करें और अपने हुँ, उस डेटा को सिम्प्लीफाई कर लें जस्ट लाइक 5 एमआईज़ हैं, उनकी अलग-अलग सेल्स आ रही हैं, उसको हम किसी प्रोडक्ट वाइज़ अलग से देखना चाह रहे हैं इस तरीके से। जैसे पिवट में जी, आपने करके दिखाया था। मैंने उसका जी, जी। तजुर्बा किया तो मुझसे वो जो है ना हैंडल नहीं हुआ। वहाँ से जो डाउनलोडेड सही है। फॉर्म थी ना,
तो मैं बोल रहा हूँ कि काइंडली एक कोई एग्जांपल के तौर पे उसी फॉर्म में से आईसीआरएम के जो पिवट का डाउनलोड होता है एक्सेल पे, उसको जो है ना आप पिवट में कन्वर्ट करके थोड़ा सा जो है ना दिखा देंगे किस तरीके से उसको हम हैंडल करें कि हमें मुख्तलिफ टाइप के डेटा वगैरह जब कलेक्ट करना हो तो किस तरीके से निकालें। आप ठीक है अगर जावेद साहब। जल्दी का काम है तो फिर अभी कर दें, और अगर थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा तो फिर जो है वो आप बाद में नेक्स्ट में या वीडियो अपलोडिंग में करके दिखा दीजिएगा, तो ये बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है जावेद साहब, नोटेड एंड अंडरस्टूड कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप स्क्रीन पे थोड़ा देखिएगा, मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पिवट में क्या होता है, आपके पास कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो यूनिक रिकॉर्ड पे है। अगर मैं यहाँ पे पिवट ऐड किया पिछली वाली क्लास से, टीम, जोन, रीजन, टेरिटरी, ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे डेटा रिपीट हो रहा है। टीम का भी, जोन का भी, रीजन का भी, टेरिटरी का भी, ये मल्टीपल टाइप ऑफ सीरीज है जो कि रिपीटेशन पे चल रही है। टेरिटरी कोड भी रिपीटेशन पे चल रहा है, एरिया कोड भी रिपीटेशन पे चल रहा है, और एरिया भी रिपीटेशन पे, फ्लैग भी। इसी तरह से कस्टमर आईडी जो है ना, दैट इज अ यूनिक आइटम। कस्टमर आईडी इज यूनिक आइटम, कस्टमर नेम एंड एड्रेस, लेकिन ये दोनों जो है वो टेक्स्ट फील्ड है। ये मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर आगे समझिएगा। यूनिट और वैल्यू, ये दो वाहिद हमारे पास इस वक्त जो है वो न्यूमेरिकल कॉलम बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड डेटा बेस्ड कॉलम है जिसके अंदर न्यूमेरिक डेटा है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि देखिए, मैं कोई भी यहाँ से फील्ड उठाता हूँ और उसको मैं अगर यहाँ पर नीचे लेकर आता हूँ, जैसे मैंने टीम उठाया और मैंने रो में ऐड किया, या टीम को भी निकालता हूँ, यहाँ से जोन उठा लेते हैं और मैं रो में ऐड कर देता हूँ, यहाँ से रीजन उठाता हूँ, मैं कॉलम में ऐड कर देता हूँ। तो आप ये देखिए कि ये रीजन और कॉलम वाइज तो डेटा आ रहा है, लेकिन ये डेटा अभी इसमें ऐड नहीं हुआ। इसमें मैं डेटा ऐड करूंगा तो मैं एब्सोल्यूट नंबर का ऐड करूंगा यूनिट वाइज, या फिर उसको मैं ऐड करूंगा तो वैल्यू वाइज हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इस पे से रीजन उड़ा देता हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊं कि ये क्या है। अब इसमें दो वैल्यूज की बेस पे डेटा निकल के आ रहा है। इस डेटा के अंदर मैं बैक साइड पे रीजन भी ऐड कर देता हूँ और टेरिटरी भी ऐड कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये टेबुलर फॉर्म में, और ये रिपीट हो गया सारे आइटम्स, और यहाँ से मैं सब टोटल इसका रिमूव कर देता हूँ। इस डेटा पे मुझे अगर दोबारा से पिवट यूज़ करना हो, ये मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है और मैं यहाँ पे न्यू शीट पे ऐड करता हूँ, ये रहा। सॉरी, ये टेबल ऐड नहीं हुआ, यहाँ से मैं इसको पे स्पेशल वैल्यू कर देता हूँ ताकि ये टेबल ना रहे। ये मेरे पास एक नया डेटा बेस आ गया जिसको मैं रॉ डेटा के तौर पे ट्रीट कर रहा हूँ। आप ये समझिए कि आपके उस जो CCRS है, ICRM है, उसकी रिपोर्ट है मेरे पास अभी, चूंकि लाइव नहीं है, मैं आपको दिखा सकूंगा उसका भी क्या सीन है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने ये डेटा दोबारा सेलेक्ट किया जो कि एक पिवट टेबल से डेटा निकला है, और इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट करता हूँ पिवट टेबल, और मैंने यहाँ से ओके कर दिया। ये मेरे पास एक नया डेटाबेस बन गया, जोन, रीजन, टेरिटरी और यूनिट सोल्ड। तो ये चूंकि एक दो इसमें वैल्यू फील्ड है जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये आप देखिए मेरे कर्सर घुमा रहा हूँ, ये दो वैल्यू फील्ड्स हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन अप्लाइड नहीं है। तो मैं यहाँ पर अगर जोन ऐड करता हूँ और उसके साथ रीजन ऐड करता हूँ, और यहाँ पर मैं यूनिट सोल्ड ऐड करता हूँ, तो ये यूनिट को सम करके ला रहा है। इस तरह के यूनिट कहीं पे लिखे हुए तो नहीं है ना। मैं यहाँ पे अगर रीजन को रिमूव कर देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसके रॉ डेटा की फाइल, ये रही, ये रही। अब बताएं, नॉर्थ के आगे नॉर्थ का टोटल तो नहीं लिखा हुआ, ये नॉर्थ के डेटा को यहाँ पर जो ला रहा है मेरे पास इस जगह पे, तो ये सम करके ला रहा है। इसी तरह से अगर मैं वैल्यू लेकर आता हूँ तो वैल्यू को भी सम करके ला रहा है। अगर मैं यहाँ परसेंटेज लूंगा तो वो क्या करेगा, अगर मैं यहाँ परसेंटेज लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ये हमारा टारगेट था, ये हमारी वैल्यू थी, यहाँ मैं परसेंटेज लेता हूँ, और परसेंटेज को मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ इस पूरे कॉलम के अंदर, कॉलम F के अंदर। और परसेंटेज को प्लॉट करने के बाद उसको मैं यहाँ उठाऊंगा तो क्या करेगा, ये परसेंटेज को सम कर देगा, रीजन वाइज और लड़का वाइज उसकी परसेंटेज को सम कर देगा। तो अगर आपने ICRM से कोई भी रिपोर्ट निकालनी है जिसमें कि आपके परसेंटेज के कॉलम अवेलेबल हैं, जिसमें ग्रोथ भी परसेंटेज में आती है और आपका शेयर भी परसेंटेज में आता है, या अचीवमेंट जो होती है वो भी परसेंटेज में आती है, तो परसेंटेज वाले कॉलम रिमूव कर दें। आप सिर्फ रखें टारगेट, उसकी अचीवमेंट, लास्ट ईयर सेल्स, और 3 कॉलम रख के आपके शुरू के कॉलम सारे उठा लें, और उसकी बेस पे आप उसका डेटा प्लॉट कर सकते हैं। परसेंटेज का कॉलम ऐड ना करें, क्योंकि परसेंटेज का कॉलम जब भी आप ऐड करेंगे तो परसेंटेज जब ये इस वैल्यू वाली जगह पे आप ड्रॉप करेंगे तो वो वैल्यू में या तो उसको सम कर लेगा या उसको काउंट कर लेगा। तो परसेंटेज तो हमें एज इट इज चाहिए, तो परसेंटेज तो एज इट इज नहीं उठ के आएगी यहाँ पर। सही है।
तो आपका फ़र्क जो आएगा ना इसमें पिवट चार्ट के अंदर और सॉरी पिवट डेटा के अंदर और आईसीआरएम के डेटा को जब आप पिवट में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका जो परसेंटेज वाले कॉलम है वो ठीक तरह से नहीं उठेंगे, बाकी सारे कॉलम आने चाहिए। दूसरा ख़्याल आपने ये करना है कि आपका जब रॉ डेटा आपका पिवट से निकले आईसीआरएम से निकले, तो उसके हर कॉलम का हेडर ज़रूरी होना चाहिए। कुछ ना कुछ आप उसमें हेडर डालें। अगर आपको वहाँ वाले हेडर समझ नहीं आते, अपना हेडर यूज़ कर लें। लेकिन हर कॉलम का एक रो में हेडर होना चाहिए। उससे जब आप डेटा निकालते हैं तो आप याद करें कि वो किस समटाइम 2 रो में हेडर ऐड होता है। तो 2 रो में हेडर ऐड नहीं हो, 1 रो में हो। जैसे मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो 2 फ़ील्ड हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है वैल्यू, या मैं कहता हूँ कि ये लिखा हुआ है इसके ऊपर 2019 और इसके बाद यहाँ 2020 लिखा हुआ है और सेम जो 2 कॉलम हैं, वो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। इस पे पिवट नहीं लगेगा। इसको पिवट में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना ये होगा कि यहाँ मैं लिखता हूँ यूनिट्स, उसके साथ ऐड कर देता हूँ 2019। यहाँ मैं लिखता हूँ वैल्यूज़ और उसके साथ ऐड कर देता हूँ 2019 और यहाँ पर मैं दोनों कॉलम को दोबारा से पेस्ट करता हूँ और इसमें मैं फाइंड करता हूँ 2019 और उसको रिप्लेस कर देता हूँ 2020 से। तो अब जो है अगर मैं इस कॉलम के ऊपर रिप्लेस कर दिया मैंने, ओके किया, क्लोज़ किया और मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ ताकि आपकी विज़िबिलिटी हो सके। अब देखिए 4 कॉलम हैं और चारों आइडेंटिकल नहीं है, तो चारों अलग-अलग हैं। ये यूनिट 19 है, ये वैल्यू 19 है। अब इस पे पिवट लग सकता है, मुझे ऊपर वाले कॉलम की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जो करना है वो ये करना है कि आप आईसीआरएम से वैल्यू उसको डाउनलोड करें, उसमें अचीवमेंट रखें, टारगेट रखें, लास्ट ईयर सेल रखें और उसके नाम ऊपर डिफाइन कर दें कि क्वार्टर की है, मंथ की है या फिर ईयर की है। फिर आपका पिवट टेबल काम भी करेगा और वर्केबल भी होगा और यूजेबल भी होगा। हाउएवर फिर भी आप किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट की बात करें तो एक काम ये कीजिएगा कि अपनी रिपोर्ट जनरेट करें, पिवट टेबल से निकालें और सेम रिपोर्ट उठा के मुझे सेंड कर दें। मैं उसमें क्या करूँगा, आपके एमआईज़ का नाम, प्रोडक्ट का नाम चेंज कर दूँगा, आपका नाम चेंज कर दूँगा, रीजन का नाम चेंज कर दूँगा और फिर उसको आपको नेक्स्ट वीक लाइव वीकली के अंदर बताऊँगा कि उसमें पिवट ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसमें पिवट ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज़ इट इज़ आपको समझा दूँगा। ठीक हो गया जी जावेद साहब? जी, जी, ठीक है। ये मैं रिपोर्ट ही आपको भेज दूँगा तो फिर उसके ऊपर दोबारा करके बता दिएगा। बिल्कुल, इस तरीके से तो मैंने किया था हेडर वगैरह बना के ना अलग से पिवट जी, पे। जी। बस आई थिंक मैं उसमें परसेंटेज हटाना भूल गया था। लेकिन वो फिर भी जो है ना वो सम करके दे रहा था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूनिट्स आ रहे थे। जैसे अभी भी आ रहे थे आपके सामने कि जी, हम जी। एक स्पेसिफिक एमआई का अगर प्रोडक्ट सर्च करते थे तो वो सबकी कैलकुलेट करके दे रहा होता था वो। मुझसे सही थोड़ी-सी है। कहीं न कोई गलती हो रही है। मैं आपको वो भेज दूँगा एक, तो फिर आप जो है वो उसके ऊपर थोड़ा अगर टाइम मिले तो आप एक या तो वीडियो बना के चलिए अपलोड कर दीजिएगा ज़रूर या करेंगे। नेक्स्ट सेशन के जावेद अंदर जो साहब ये लर्निंग सेशन का मकसद ही ये है कि आपके लाइव प्रॉब्लम्स जो आपके एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको रिज़ॉल्व किया जा सके। तो इंशाल्लाह वी विल डू इट। जी, ये प्रॉब्लम बिल्कुल एक्चुअल है क्योंकि बड़ी हेल्पफुल हो जाएगी अगर हम सही से इसमें पिवट लगा के उस तरीके से देख सकेंगे ना। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ जावेद साहब, आपका सवाल वैलिड है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, हम थैंक देखते यू। हैं आखिर में अब थैंक यू सो मच जावेद साहब। हम देखते हैं कि जी हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट में या टाइपिंग में कहीं पे कोई सवाल आया हुआ है तो हम उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करते हैं यहाँ पर। एंड आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आप लोग इस सेशन को अभी के लिए एन्जॉय कर रहे होंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट पे भी एन्जॉय करेंगे। फ़हीम अब्बासी साहब लेफ्ट अपर, ठीक है मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेफ्ट आपने लगा दिया, ये फ़ॉर्मूला इन्होंने फ़हीम साहब ने लिख के दिया है, थैंक यू सो मच फ़हीम साहब। और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अभी के लिए थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग का इश्यू होगा नए लोगों के लिए। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक-एक चीज़ समझाऊँगा कि अपर क्या है, लेफ्ट क्या है, लो क्या है और लेन क्या करता है। तो ये डिफरेंट टेक्स्ट फंक्शन हैं, जिसका कॉम्बिनेशन यूज़ करके फ़हीम साहब ने सॉल्यूशन दे दिया है आपको कि आप किस तरह से अपने पहले मतलब किसी जो आपका जो सेंटेंस है, उसमें से पहले लेटर को आपने कैपिटल करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है भैया जी, अभी मेरे पास कोई सवाल स्क्रीन पे दिख नहीं रहा और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मोटिवेटिंग मी एंड योरसेल्फ एज़ वेल। आई एम श्योर कि आप लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में भी इसी तरह से अटेंटिव रहेंगे और आपके क्वेश्चन जो है मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास क्वेश्चन अगर उस पे आएँगे ना पोर्टल के ऊपर, तो भी मेरे लिए पॉजिटिव साइड है कि मुझे पहले से पता होगा क्वेश्चन क्या है, तो मैं उस हिसाब से अपनी क्लास को सेट करता रहूँगा कि मेरी क्लास की टाइमिंग ज़्यादा एक्सीड ना करे, ताकि अननेसेसरी हम
1.5 घंटे की वीडियोस रिकॉर्ड ना करिए, 1.5 घंटे का सेशन ना करें, बल्कि 1 घंटे में जितना पॉसिबल हो सके उसको रैप अप करके अपनी क्लास को लेकर चलें। अब हमारे पास 2 क्लासेस अवेलेबल है, दोनों ही फंक्शन से होंगी और दोनों क्लासेस के बाद इंशाअल्लाह ताला हम बाय 23 मार्च, बल्कि 18 मार्च को हमारा लास्ट लाइव वीकली होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा नमान साहब को इसमें ऐड कर लूँ और नमान साहब के साथ क्लोजिंग रिमार्क्स करने के बाद आप लोग के सर्टिफिकेट आपको सेंड कर दिए जाएँगे। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।